सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से और ये हमारी सीरीज हफ्ते की किताब का अगला अंक है। पिछले अंक में हमने ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी पर बात की थी और इस अंक में हम सलाम, नमस्ते, आदाब। चमचा युग के ऊपर बात करेंगे। पसमादा डेमोक्रेसी से चमचा युग चमचा युग के बारे में आज हमें बात करना है। इससे पहले हम थोड़ा फॉर्मेट दोबारा से आप लोगों को बता दें कि हमारा फॉर्मेट है कि हम 50 मिनट तक किताब के ऊपर बात करते हैं और 50 मिनट के बाद हम आपके सवाल लेते हैं। तो चमचा युग किताब इसलिए भी जरूरी है कि हम जिस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और वो आंदोलन काशीराम जी के नक्शे कदम पर चलना चाहता है। और इवन की जो हम 1585 की जो बात करते हैं, ये जो पेन दिखा के हम बात करते हैं कि इसमें इसमें ये स्वर्ण है या ये अशराफ हैं और ये हमारे पसमादा हैं 1585 वाले थे, ये पूरा तरीका काशीराम जी से ही लिया गया है। तो आदर्श हैं, हमारे पसमादा आंदोलन के भी आदर्श हैं। अ, इस किताब के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा काशीराम जी के बारे में बात करना जरूरी है। अ, काशीराम जी का जन्म पंजाब में हुआ था। पंजाब के रोपड़, जहां तक मुझे याद है, रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था उनका जन्म। और बाद में डीआरडीओ के लिए काम भी कर रहे थे। तो जैसे मैं बार बार एक बात ध्यान दिलाता हूँ कि वो कौन सी घटना थी जो आपके अंदर चेतना पैदा करती है। चेतना एक बैग नहीं पैदा होती। क्या होता है कि हम जिस समाज में पल बढ़ रहे हैं, जो हमारा सामाजिकरण हो रहा है, वो हमको हमारी चेतना का विकास नहीं होने देता है। जैसे अभी हम पसमादा चेतना की बात करते हैं तो सारे पसमादा जो है मुस्लिम मुस्लिम चेतना को लेकर आगे बढ़ते हैं, न कि अपनी पसमादा चेतना को। तो काशीराम, अंबेडकर जयंती पे छुट्टी थी और काशीराम को लेकिन बुलाया जाता था, या उनके लेबर को और भी जो थे डीआरडीओ में जो काम कर उनको बुलाया जाता था। तो एक दलित साथी था, वो नहीं गया और उसके न जाने की वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया गया। तो इस बात ने उनको आक्रोशित कर दिया कि जब छुट्टी थी उस दिन और फिर भी बुलाया गया और उसके ना आने पर क्यों उसको जो है निकाल दिया गया। तो यहाँ से उनकी इंसाइट है। जैसे कि हम मैंने इससे पहले बात की थी कि कैसे जो है ज्योतिबा फूले को के अंदर इंसाइट आई थी। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, ये किताब काशीराम लिखते हैं कि उन्होंने जाति का विनाश, जो किताब थी अम्बेडकर साहब की, जिसपे हम वीडियो बना चुके हैं, उन्होंने उस किताब ने काशीराम जी को बहुत अंदर से उत्तेजित किया कि हाँ, उन्हें कुछ करना चाहिए। और इस किताब को वो अपनी शुरुआत की भूमिका में महात्मा ज्योतिबा फूले को समर्पित करते हैं इस किताब को। तो आप समझिए कि ज्योतिबा फूले और अंबेडकर की हुई लिगेसी को काशीराम जी आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। मुझे लगता है कि शुरुआत में पूरी बात नहीं कर देनी चाहिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया है। तो जयप्रकाश भाई, आप जैसे हमेशा शुरू करते हैं कि इस किताब की इंपॉर्टेंस आपकी नजर में क्या है, क्यों इसको आपने चुनवाया कि भाई इसको इस बार रखना है। अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है आपका, म्यूट है। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम साथियों, जय पसमानदा। ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक पसमानदा, हर एक दलित, हर एक ओबीसी के लिए, हर एक एसटी के लिए, क्योंकि ये किताब रोड मैप है कैसे समाज को बदला जाए। ये इस किताब में 4 पार्ट हैं, तो जब आप चौथे पार्ट को पढ़ेंगे तो इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एक एक आदमी को पढ़ना चाहिए। अदरवाइज तो मेरा ये कोशिश रहता है कि आदमी के पास इतना वक्त नहीं है कि सारी किताबें पढ़े, तो मैं उसको बता देता हूं कि ये किताब है और बिना पढ़े उसको आप ऐसे जान ले। लेकिन इस किताब के बारे में मैं ये जिद जरूर करूंगा कि अगर पूरा समय न भी हो तो इसका चौथा पार्ट जरूर पढ़ें। और शुरू में ये किताब एक पंपलेट के रूप में, पुस्तिका के रूप में छपी थी, तो वही पार्ट इंपोर्टेंट था, वो 50 पेज का था। बाद में बैकग्राउंड जोड़ दिया पहला और दूसरा पार्ट के रूप में कांशीराम जी ने। तो चौथा पार्ट एक एक व्यक्ति पढ़े, क्योंकि वहां रोड मैप है बड़ी स्पष्ट दृष्टिकोण से, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है जिसको इतना पढ़ाई लिखाई करके अनिल स्टील और पोस्ट मॉडर्न और तब तमाम जो फ्रेडरिक जेमेसन बात करते हैं, उसको इतना संक्षेप में, जिस बात को 12 वॉल्यूम लिखना पड़ गया नील स्टील नामक इतिहासकार को, उसको इतना संक्षेप मुख्तसर में समझा देते हैं बड़ी आसान भाषा में। जब आप भूमिका पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जनता की भाषा में मैंने बात की है, क्योंकि जो हम लोग क्रांति करना चाहते हैं जनता के लिए करना चाहते हैं। तो बड़ी आसान भाषा में एक किताब लिखी हुई है, इसको बहुत कम समय में, आधी घंटा में इसके चौथे पार्ट को आप पढ़ सकते हैं। आराम से भी पढ़े तो इसको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक रोड मैप है और बड़ी स्पष्ट दृष्टि है
कि कैसे समाज को बदलें, और समाज को बदलने के 3 तरीके कि टेम्पोररी चेंज लाना है, और एक चेंज लॉन्ग टर्म चेंज लाना है, और एक ड्यूरेबल चेंज उसमें लिखा हुआ भाषा, जिसको आजकल के भाषा में सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। तो ये जो सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट जो आज इतना फेमस है, देखिए इतने बड़े विजनरी थे कांसीराम कि बिना उसको रिफर किए हुए उनको सबसे मतलब नहीं था, लेकिन वही बात, इतनी बड़ी बात, विजनरी बात, वो ड्यूरेबल शब्द का यूज करते हैं, लेकिन उनका मतलब वही है सस्टेनेबल, कि इसकी बात माओ से तुम भी कहता है कि क्रांति हो जाता है, बाद में फिर प्रतिक्रांति हो जाती है, तो ये सस्टेनेबल नहीं रहता कोई भी क्रांति। आप देखिएगा कि बहुत लड़के हम लोग लेते हैं, 1932 में पूना पैक्ट होता है, सारा चीज छीन जाता है, तो बार बार प्रतिक्रांति नहीं हो, सस्टेनेबल हो, तो वो ये तीसरे टाइप के चेंज के बारे में इवन लेनिन भी नहीं सोच पाए थे कि ड्यूरेबल चेंज हो रहा है, अब वापस प्रतिक्रांति, कबीर चेंज कर रहे हैं, तुलसीदास वापस उसको फिर वहीं ला दे रहा है, तो बार बार क्रांति और काउंटर रिवोल्यूशन, ये मिशेल फूको ने जो कंसेप्ट लाया, ये कंसेप्ट बहुत पहले बाबा अम्बेडकर लिख गए, तो इन सारी बातों को इस किताब में, तो ये क्विंटेंसेंशियल किताब जिसको कहा जाता है, गागर में सागर, वो ऐसी किताब है, इसलिए ये किताब महत्वपूर्ण है कि ये किताब आपको बेसिक, आप बोल रहे थे ना कि एक किताब थी जिससे, एक किताब होती है जो इल्हाम जैसा होता है, तो इन्हिलेशन ऑफ कांसीराम के लिए इल्हाम साबित हुआ, तो उसी तरह ये किताब आपके लिए इल्हाम साबित होगी, वही साबित होगी, और ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, हर आदमी पढ़े। अच्छा, अब हम यहीं से बात शुरू कर देते हैं कि चमचा युग में सबसे पहले चमचे को डिफाइन करा जाए, है ना। मैं चाह रहा हूं कि एकदम इस बात को क्लियर 4-5 क्वेश्चनों में इस किताब का करेक्ट लेके आ जाए कि चमचा किसे कहते हैं। सबसे पहले आप इसी पे थोड़ा सा समझा दें कि जो काशीराम चमचा में चमचा किसको बोल रहे हैं, ये शब्द इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं वो। हाँ, ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि शब्द के लिए बड़े हाई फाई शब्द भी गढ़े गए, जैसे इतिहासकार अनिल सिल की मैं बात कर रहा था, तो इसी के लिए वो पावर ब्रोकर शब्द का यूज करते हैं। पावर ब्रोकर वो आदमी है जो कि शोषितों के तरफ से, जो उत्पीड़ित लोग हैं उनकी तरफ से उनके बीच में खड़ा होता है और शासक वर्ग के चमचे एजेंट के रूप में काम करता है। तो इसलिए इस शब्द के लिए कई सारे शब्द यूज होते हैं, और वो उन शब्दों का यूज इस किताब में भी है, जैसे टूल, किसी चीज का औजार के रूप में काम करना है शासक वर्ग के, और एजेंट, स्टूज, बल्कि अंग्रेजी में टाइटल भी यही है, दी एन एरा ऑफ स्टूजेज, एरा ऑफ दी स्टूजेज, अंग्रेजी में यही टाइटल है इस किताब का। और इसको कंप्राडोर भी, मार्क्सवादी लोग इसको कंप्राडोर बोलता है एजेंट को, और अलग अलग लोग अलग अलग चीज, कोई पावर ब्रोकर बोलता है, लेकिन सबसे इसमें इजी टर्म चमचा है जो जनता जानती है। एक लोक गायक है बलेश्वर यादव, आजमगढ़ और गोरखपुर के, तो वो भी इसी शब्द का यूज करते हैं। चमचा कितना पावरफुल है, उस पर ये गाना है कि एमपी हिलौला एमएलए हिलौला, चमचा हिलावत तो जानीला, कि आप एमपी को भी हिला सकते हैं, परास्त कर सकते हैं, एमएलए को भी, लेकिन चमचा को परास्त नहीं कर सकते। तो चमचा बड़ा एक मजबूती से आपके आंदोलन को खत्म करने का काम करता है, और बड़ा कॉमन वर्ड है। चमचा वो है जिससे हम लोग खाना खाते हैं, तो ये एक मेटाफोर है और एक सिंबल है कि डायरेक्ट हाथ से खाना नहीं खाके कि हाथ गंदा ना हो, हम लोग चम्मच से खाते हैं। तो उसी तरह जो शासक वर्ग होता है, जैसे कांग्रेस आदि पार्टियां हैं, वो डायरेक्ट दलितों के हितों पे हमला नहीं करती, क्योंकि उससे वो बदनाम हो जाएंगे। तो वो एक दलितों के बीच में एक ऐसा वर्ग का जन्म देते हैं जो चमचा हो, उनके एजेंट के रूप में काम करे। तो यही वर्ग जो स्वार्थी वर्ग है, जो अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए समझौता कर लेता है और उसके एजेंट के रूप में काम करता है, आंदोलन को, यानी जो जेन्युइन लीडरशिप है दलितों का, उसके खिलाफ काम करता है। तो इसमें जैसे जगजीवन राम कांग्रेस के तरफ से काम करते हैं अम्बेडकर के खिलाफ, तो ऐसे लोग चमचे हैं जो दलितों के बीच में खड़े किए जाते हैं। उसके द्वारा, इसको अगर आप मिथक के माध्यम से समझना चाहें तो महाभारत में जो शिखंडी था, बीच में वो खड़े कर दिए जाते हैं, और ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जिसको कहा जाता है, उसके अनिवार्य नतीजे हैं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में पहचान के आप राजनीति करते हैं तो इसका फायदा उठाता है कि चलो तुम्हारे दलित पहचान के ही आदमी को शिखंडी के रूप में तुम्हारे बीच खड़ा कर देंगे। तो आपको लड़ना बड़ा आसान था स्वर्ण से, सैयद से,
लेकिन आप ही का आदमी सैयद का एजेंट बन के खड़ा है, तो आप मारिएगा तो बोलेगा कि मैं भी दलित हूं, तुम दलित पे ही हमला कर रहे हो, तो उनसे लड़ना कितना कठिन हो गया। तो इसे खंडित सिंड्रोम है। तो चमचा वो है जो आप ही का अपना आदमी है, जो पहचान में आप ही जैसा है। इसलिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वहां खतरनाक मोड़ ले लेती है कि आप भाई कैसे उसके खिलाफ बोल पाएंगे, वो तो आप ही का पहचान आइडेंटिटी राजनीति के अनुसार वो भी ठीक है, आप ही का प्रतिनिधि है, और उसको प्रतिनिधि बना देता है। तो चमचा वो है जो दलित होते हुए भी दलित के खिलाफ काम करे, सवर्ण के एजेंट के रूप में। पसमानदा, वो इसको आप पसमानदा जो भी नाम जो भी दे दीजिए, दलित की जगह जो भी उत्पीड़ित क्लास है। ये अपने फैयाज भाई इसको कहते हैं अशराफ एजेंट। करे हुए अशराफ एजेंट बोलते चमचा को। तो वो तो बाकी वाले बोल रहा हूँ। ये इसमें एक, लेकिन एक और उन्होंने फर्क किया है कि चमचा और मिशनरी में क्या अंतर है, उसको एक फर्क करते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा बात किया जाए इसमें भी, कि मिशनरी किसे कह रहे हैं, वो कार्य कर, जैसा कि हम कार्य करते हैं तो हम मुझे बोल दिया जाए कि तुम जो है फैयाज की चमचा हो, या तो खालिद अंसारी के चमचा हो, या वकार के चमचा हो, ठीक है। तो मुझे चमचा बोलना और एक जो आपकी डेफिनेशन अभी जो आपने दी उसमें एक चमचा, तो उसमें क्या अंतर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, और मैं यहाँ दो बातें कहना चाहता हूँ कि एक, मैंने देखा कि जितने हमारे पास सवाल होते हैं 14 से 15 तक, तो 1 घंटे में एक सवाल पे मुश्किल से 5 मिनट होता है। तो मैं ज्यादा बोलने की कोशिश नहीं, मुख्तसर में 5 मिनट में निपटाऊंगा। जिनको बहुत तफसील से जानना है वो व्यक्तिगत रूप से हमारे फकीर जय करके मेरा जो प्रोफाइल में इनबॉक्स में हमसे संपर्क कर सकते हैं, काफी डिटेल में बता सकते हैं। दूसरी चीज, अगर ये किताब भी चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ उनको दे दूंगा। archive.org पे सॉफ्ट कॉपी इसकी उपलब्ध है। ये दो बातें करना चाहता था। और आपके सवाल के मुतालिक मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत जरूरी है, यही पहचान की राजनीति भटक जाती है। क्योंकि जब आप सिर्फ पहचान पे जाते हैं, जन्म पे चले जाते हैं, मतलब ब्राह्मणवाद जो जन्म पे आधारित है, आप भी जन्म पे आधारित हो जाते हैं कि ये पसमानदा में जन्म लिया है तो इसको सपोर्ट करना है, तो आप धोखे के शिकार हो जाते हैं। एक पसमानदा आदमी भी हो सकता है कि वो हो तो अपने पहचान के मुताबिक पसमानदा, लेकिन वो काम कर रहा हो किसके लिए, किसके एजेंट के रूप में। ये एजेंट शब्द का यूज जिस किताब में भी, एजेंट, टूल, स्टूज, चमचा, कंप्रेडोर, ब्रोकर, ये सब एक ही है। दलाल, कई शब्द हैं जो यूज होते हैं उसके लिए। और पिट्ठू शब्द का भी यूज उस किताब में आप जब हिंदी में पढ़ेंगे, पिट्ठू। तो ये जो सब एक ही शब्द है। फाकिर भाई, मैं तो एक संस्कृत पढ़ा था जिसमें उन्होंने भड़वे शब्द का इस्तेमाल किया है। हाँ, नहीं भड़वे शब्द इस्तेमाल नहीं, मैं ये शब्द नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा था। नहीं, ये शब्द बिल्कुल गलत नहीं है भड़वा शब्द, इसलिए कि हम लोग आत्मग्रस्त होते हैं अपने पर्सपेक्टिव पे। सब जो शब्द हिंदी भाषा में बहुत खराब समझा जाता है, वही पंजाबी भाषा में वो इतना खराब नहीं समझा जाता। जैसे रंडवा शब्द या रण शब्द बहुत खराब है, रंडी का प्रवाची है, लेकिन वहां विधवा का प्रवाची और आम यूज होता है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी उस शब्द का यूज है। तो आप अपने संदर्भ को वहां नहीं थोप सकते, क्योंकि वो पंजाबी थे, रोपड़ के थे। तो भड़वा शब्द एकदम आम दलाल शब्द के लिए। आप देखिए, दलाल शब्द हिंदी में इतना खराब है, लेकिन अंग्रेजी में दलाल स्ट्रीट है कि तरला दलाल, टाइटिल लोग लगाते हैं दलाल। तो हर भाषा में संदर्भ बदल जाता है। एक ही शब्द जैसे पेरना। जी, अब क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो हमारा जो अपना क्वेश्चन है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पहचान की राजनीति के धोखे से हम लोग बच सके। कि सिर्फ पहचान पर, ये पहचान की राजनीति, ये हम लोगों को नाम दिया है बाहरी लोगों ने। हम अपनी राजनीति को पहचान की राजनीति नहीं बोलते, हम अपनी राजनीति को पसमानदा की राजनीति बोलते हैं सीधे सीधे। और वो पसमानदा सिर्फ पहचान नहीं है, इसलिए पहचान से ज्यादा इंपॉर्टेंट हित है, इंटरेस्ट। और वो हित को भी कौन डिफाइन करेगा, वो नहीं, सैयद और ब्राह्मण नहीं करेगा, हम करेंगे डिफाइन कि हमारा हित क्या है। और इसको जानना इतना मुश्किल नहीं है। तो जो दलित या जो ऑपरेस्ड यानी डिप्रेस्ड क्लास के जो इंटरेस्ट में है, उसके इंटरेस्ट की जो बात करे, वही आदमी सच्चा दलित है, जेन्युइन दलित है। अब बाकी जो पहचान के मुताबिक पसमानदा या दलित होते हुए भी जो सवर्णों के हित के काम करे, उनके एजेंट उनकी तरफ से उनकी हित की रक्षा का काम करे, उनके सिस्टम को, यथास्थितिवाद, उनके स्टेटस क्यू को, इसका बहुत अच्छा से पार्ट 3 में, ये 4 पार्ट में किताब बटी हुई है, 17 इसमें चैप्टर हैं। तो जब आप तीसरा पार्ट और पढ़ेंगे तो तीसरे पार्ट में इसको बहुत अच्छे से समझा दिया गया है। इसलिए जो मेन शब्द है वो इंटरेस्ट या हित है। हाँ बिल्कुल,
तो ये जो तीसरा पार्ट है वो पढ़ें और उसमें असली जो कीवर्ड है वो हित है। जो दलितों के हित में काम करे वही जेन्युइन लीडरशिप है। इसको कांशीराम जी ने जेन्युइन लीडरशिप और काउंटरफिट खोटा लीडरशिप के सवाल के माध्यम से रखा है। और एक जॉन ग्रिशम करके भी इकोनॉमिस्ट था, उसने बहुत इंपॉर्टेंट बात की ग्रिशम ने कि जब मार्केट में खोटे सिक्के आ जाते हैं तो असली सिक्के चले जाते हैं, इसलिए नकली करेंसी से सरकार इतनी डरती है। तो नकली चीज असली को बाहर कर देता है, इसलिए नकली से लड़ना बहुत जरूरी है। यही खोटे सिक्के चमचे हैं जो जेन्युइन वाले हैं। तो ये कैसे पहचानेंगे? तो पहचान का कीवर्ड है कि हित। आप देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि दलितों पसमानदा का हित किसमें है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझा दिया है कि कौन कौन से हित, बहुत इतनी स्पष्ट और क्लैरिटी वाली किताब बहुत कम मिलेगी। तो उन्होंने 6-7 टाइप के हित बनाया है कि सामाजिक भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी, आध्यात्मिक, 6 टाइप की भागीदारी उन्होंने, भूमि में भागीदारी, रिसोर्सेज में भागीदारी, 6 टाइप का चौथे पार्ट में उन्होंने बताया है कि हमारा समाधान क्या है, जिसमें चौथे पार्ट में है। तो ये 6 टाइप की भागीदारी जो सुनिश्चित करे वही हमारा हित है। तो पहला स्टेज ये समझ लीजिए कि हमारा हित किसमें है। और जब हित समझ गए तो जो आपके हितों के लिए काम करे, फिर बात नहीं करे। क्योंकि जब पार्ट 1 पढ़ेंगे तो कांग्रेस ने भी 1917 में रेजोल्यूशन पास किया कि भाई दलितों के हित में ये होना चाहिए, फलाना, किया कुछ नहीं। अभी इस पे बात करेंगे, हम लोग पार्ट 1 पे आएंगे। लेकिन अभी इसी बात करते हैं कि जैसे आपने बोला कि चमचे की जरूरत इसलिए होती है ताकि असली नेता को, जो समाज का नेता है, समाज के कार्यकर्ता हैं, जो असली मुद्दे लेके आ रहे हैं, उनको रिप्लेस किया जा सके। यही है ना बात? बिल्कुल जी। तो इसी पर हम बात करें। चमचा क्या है? जैसे कोरोना के टाइम में आप मास्क पहनते हैं कि आपके बीच में और कोरोना वायरस के बीच में एक मास्क आ जाता है, आप बच जाते है ना। कोरोना वायरस में आप मास्क पहनते हैं ना, चमचा मास्क है। वो शासक वर्ग को जो घृणा है, सारा घृणा आप चमचे से करने लग जाते हैं, वही सामने दिखता है, वही आपको हितों को, तो वो बफर का काम करता है, बीच में मास्क का काम करता है। आप मारते भी इसलिए देखिएगा कि एक दलित आदमी, फैजी भाई, चमचों पर ज्यादा चोट करते हैं क्योंकि वही सामने है और उसके पीछे जो कठपुतली को खिला रहा है, जो वो कर रहा है, खेल रहा है, उसका चेहरा ढक जाता है। ठीक है। बफर एक और सवाल था कि उन्होंने, काशीराम जी ने बोला कि अल्पसंख्यकों को लाचार और मजबूर चमचा बोला है ना। उन्होंने कहा कि बोले ये अल्पसंख्यक सभी चमचों को उन्होंने जिक्र किया। अम्बेडकरवादी चमचा भी से बात करेंगे, तो बात करना चाह रहा था। एक लाचार मजबूर चमचा मतलब अल्पसंख्यकों को बोला, तो इसके पीछे क्या वजह थी? और फिर इस पे बात करते थोड़ा इसको बताइए, लाचार और मजबूर चमचा। अब उन्होंने पार्ट 3 में, जिसका नाम चमचा युग है, उस पार्ट का, उसी के नाम पे किताब का भी नाम चमचा युग या एन एरा ऑफ द स्टूजेज है, द चमचा युग किताब का नाम है। तो ये किताब 1982 में छपी थी। तो 1982 में जो मुस्लिम की स्थिति थी, ये सब समझने की कोशिश है, हिस्टोरिसाइज करने का, कि हिस्ट्री में लोकेट कीजिए कि कब की बात वो कर रहे हैं, कब वो किताब लिखी गई। तो उस टाइम में ये जो अल्पसंख्यक थे, अकलियत वर्ग था, वो कांग्रेस का कठपुतली बनकर रह गया था। उसके पास कोई विकल्प ही नहीं था, कहां जाए वो। क्योंकि एक, जब तक आप अपने आप को बहुसंख्यक के रूप में ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, इसलिए देखिएगा कि उन्होंने अनेक संगठन बनाए, DS4 बनाया, उन्होंने बामसेब बनाया, बहुजन समाजवादी शोषित उत्पीड़ित दल, जिसमें कि दलित शोषित समाज करके उन्होंने बनाया। तो दलित शोषित समाज उनका सबसे लेटेस्ट वाला था। तो ये जो लेटेस्ट क्यों था, उन्होंने रियलाइज किया कि एक दलित के रूप में आप नहीं लड़ सकते एक डेमोक्रेसी में, आपका तो कैसे बहुमत जुड़ा, पॉलिटिकल पावर के लिए बहुमत, मिनिमम परसेंटेज वोट जुगाड़ना है। तो वो वोट जुगाड़ने के लिए जितने भी क्लासेज हैं, अल्पसंख्यक हैं, उस सबको इकट्ठा करने का सोचा और उन्होंने ये इस बात को पार्ट 4 में चर्चा किया। तो इसमें उन्होंने अलग अलग 6 टाइप के चमचे का चर्चा किया। तो बड़ा विस्तृत अध्ययन किया चमचे का उन्होंने। तो उसमें मुस्लिम को, यानी अल्पसंख्यक को, अकलियत को एक मजबूर चर्चा करिए इसलिए देखा कि मुस्लिम ने अपने आप को, जिस तरह वो खुद दलित थे, चमार थे, तो कांशीराम साहब चाहते तो व्यापक जो उन्होंने अम्बेडकर की भी चर्चा की कि अपने अंतिम दिनों में 1956 में
उन्होंने भी बीसी यानी बैकवर्ड क्लासेस को संबोधित किया और एससी और दोनों का एक कंबाइंड बनाने का बाबा अम्बेडकर ने कोशिश, उसके पहले ही बेचारे उनका 6 दिसंबर 56 को देहांत हो गया, नहीं तो वो वास्तव रूप मिलता अम्बेडकर द्वारा, उनकी यही योजना थी। तो जिस तरह ये दलितों की तरफ से बाकी वर्गों को अपने में मिलाने का कोशिश हुआ, मुस्लिम को मिलाने का मायावती जी ने भी कोशिश किया, वैसी ही कोशिश मुसलमान की तरफ से नहीं हुआ। वो वही अपना अल्पसंख्यक के रूप में संगठित रहे और उसके रूप में वो कभी भी कब्जा नहीं कर सकते थे, कभी भी वो हिंदुओं का लीडर नहीं बन सकते थे। क्यों? क्योंकि एकदम मुस्लिम जाने वाली राजनीति। मैं बात अभी इसमें जोड़ देता हूँ। जैसे कि मैं काशीराम जी का इंटरव्यू पढ़ा था, तो उन्होंने कहा कि मैं अल्पसंख्यक वर्ग से, मतलब मुस्लिमों से बात करने की कोशिश कर रहा था, तो मेरा भी वही तरीका था जो और पार्टी करती थी कि उसके जो लीडर हैं उनसे बात करो। जब उसके लीडरों से जब मैंने बात किया तो पता चला कि इनमें उतना ही जातिवाद है जितना 16 में जातिवाद है। ये बकायदा उनके इंटरव्यू है, मैं एक बार शेयर भी किया था, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा या इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, कि उन्होंने कहा कि उतना ही जातिवाद था जितना, मैं ये देख के दंग हो गया कि ये भी उतने ही जातिवादी है जितने हमारे अपने 16 हैं, ब्राह्मण, राजपूत, ये लोग हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अब हमने दूसरा तरीका अपनाया कि अब हम नीचे की ओर से जोड़ेंगे। तो जैसे आप ये बात कर, इसमें एक दो क्वेश्चन और इसी से बन रहा है, क्योंकि सवाल आ ही जाएंगे, तो मैं पहले ही पूछ लेता हूं। तो अभी ओवैसी जी का उभार कैसे आप देख रहे हैं? ओवैसी जी एकदम यही बात कह रहे हैं कि जितने मुस्लिम है सब चमचे हैं, जिस तरीके से काशीराम जी कहते हैं जितने दलित जो है और पार्टियों में है वो सब चमचे हैं, उनके गुलाम है, पार्टी वाले चमचे, ठीक है। तो और इस तरीके से चमचे हैं, तो हम उस चमचे को तोड़ रहे हैं और हम रियल रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, और बाकी जो मेरे विरुद्ध हैं वो सारे चमचे हैं। ओवैसी जी का यही आर्गुमेंट है, बहुत मजबूत आर्गुमेंट है, जिसको बार बार वो दोहराते हैं या उनके समर्थक। इसको कैसे आप देखते हैं कि क्या ओवैसी जी रियल रिप्रेजेंटेटिव है? ये सही बात तो ये है कि इनका ये आर्गुमेंट इतना मजबूत नहीं है, क्योंकि वकील हैं तो एक थोड़ा भाषा बोलने, मदारी वाली भाषा बोलने, चमत्कारिक भाषा बोलने आ जाती है। अब जितने भी सवर्ण साहित्यकार देखेंगे, मंटो, गालिब, सब इसी चमत्कारिक भाषा के बदौलत जिंदा है, नहीं तो अंदर से खोखले हैं, सब ऊपर है उनका चमक दमक, अब भीतर में कुछ नहीं है। तो वैसे का भी भीतर में कुछ नहीं है और इसको समझना बड़ा आसान है। इतिहास को इसलिए जानना चाहिए। अब इसलिए देखिएगा कि ये जो किताब है चमचा युग, इस किताब का 2-2 चैप्टर इतिहास को समर्पित है। भविष्य को एक है, वर्तमान को एक है। तो इतिहास को 50% इंपोर्टेंट ऐसे ही नहीं दिया गया है, क्योंकि इतिहास बहुत बड़ी सबक लेसन होता है। तो आप इतिहास को देखेंगे तो कांग्रेस ने पूरा बात करना दलितों को शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? तो बाबा अम्बेडकर बताते हैं कि इसके पहले 2 दलितों के डिप्रेस के अधिवेशन हो गए और उस अधिवेशन में एक गौर शाश्वत ब्राह्मण था, चंद्रावरकर, उसी ने ये जुड़वाया और उसी को जिम्मेदारी दी गई कि भाई तुम जाके दलितों को भरमाओ। और दलितों में उसकी अच्छी पैठ थी, चंद्रवरकर, गौर शाश्वत ब्राह्मण था वो, और वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी रह चुका था। तो उसने वो अधिवेशन, हाँ, एक कोई राजा नाम का भी एक जिक्र करते हैं। नहीं, बापूजी है, दो लोग थे, वो बापूजी थे, बापूजी उनका नाम था। ठीक है, ठीक, आप बात करिए। हाँ जी। वो बापूजी नामदेव थे। दो लोगों ने इसको किया था, बापूदेव नामदेव। 2 अधिवेशन हुए, एक अधिवेशन का नेतृत्व तो बापूजी नामदेव ने किया और दूसरे का इस ब्राह्मण ने किया, चंद्रवारकर ने। तो ये चंद्रवारकर ने कांग्रेस में जुड़वाया। तो आप इससे समझिए कि जब भी एक आंदोलन उभरता है, इसलिए हम लोग उल्टा सोचते हैं। हम लोग को जैसे श्रीनिवास जैसा मतलब घटिया आदमी, घटिया समाजशास्त्री, सो कॉल्ड इतना नाम है एमएस श्रीनिवास, लेकिन लोग सबसे झूठे मक्कार लोग हैं। ये सिखा क्या देता है कि उसका नकल हम लोग करते हैं। उल्टा है, पसमानदा का डेरिवेटिव हमारा नकल वो करता है। तो आप देखिएगा कि डिप्रेस्ड का अधिवेशन हुआ तो उसका नकल कांग्रेस ने किया, वो डर गई। तो जैसे ही पसमानदा आंदोलन का उभार हुआ तो ये सैयद और सवर्ण डर गए और उसके रिस्पॉन्स में जिस तरह चंद्रवरकर को कांग्रेस ने खड़ा किया था आप ही के बीच में, उसी तरह ये सैयदों ने खड़ा किया ओवैसी को। इसलिए दलाल एक तरफ से नहीं होता है, 2 तरफ से होता है। चमचा में मैं जोड़ना चाहूंगा, ये आप ही जैसा आदमी वो अपने बीच में खड़ा करता है और अपने जैसा आदमी आपके बीच में खड़ा करता है। इस चीज को समझिए।
शासक वर्ग आपको भरमाने के लिए दो काम करता है। वो अपने बीच में, शासकों के बीच में, सैयदों के बीच में एक पसमानदा जैसा लूंज पूंज डरा हुआ आदमी खड़ा करेगा, और एक आपके बीच में अपने जैसा आदमी खड़ा करेगा। जैसे गांधी सवर्णों के बीच में दलितों जैसा आदमी, एकदम गरीब टाइप का, धोती पहनने वाला, ताकि आप उसे आइडेंटिफाई कर ले। तो वैसी भी बड़ा दलितों का, अम्बेडकर का, वो अपन अरे मेरा ही आदमी है वैसी। इस तरह वो दज्जाल है, जिस दज्जाल की बात कुरान में है, वो दज्जाल है वैसी जो आपको फरमा रहा है। जी आप आगे भाई बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करते तो समझ में नहीं आता, बाद में दिक्कत हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ ओवैसी के बारे में बात हो रही है। जैसे कि हम एक बार और इस बात को बात कर रहे थे कि पसमानदा आंदोलन जैसे से बढ़ेगा तो हम ये देखने को मिलेगा कि उसकी कहानियां भी उस पर आने लगी हैं, उस पर गजलें भी आने लगी, पिक्चर भी आने लगेंगी, नेता भी बात करने लगेंगे। ठीक है, आंदोलन से पहले वो बात क्यों नहीं कर रहे थे? अगर इतना ही दर्द था तो पहले आते। तो वही बात जो आप बात कह रहे हैं कि वो चमचा खड़े कर देंगे, जो हमारे संघर्षों को जो है, हमारे अनुभव की लूट जो है वो की जाएगी, खुलेआम की जाएगी और उनको बताया जाएगा। अच्छा, उनके पास की रिसोर्स होंगे। मतलब अगर एक लेखक है, आप देखेंगे मंटो को कैसा भी बोला जाए अच्छा लिखता था, गालिब एक अच्छे शायर थे, या जितने भी अभी भी जो शायर और लेखकों में हम देखेंगे अशराफ वर्ग की ज्यादा है, मुसलमानों की बात की जाए तो हम ये देखेंगे जब अगर वो पसमानदा विषय पर लिखेंगे तो हमसे अच्छा लिख लेंगे, तो हमसे अच्छा लिखेंगे, हमसे बिक जाएगा। तो वो तो मार्केट फ्रेंडली होकर लिख रहे हैं ना, आंदोलन से या अनुभव से तो नहीं लिख रहे हैं ना। तो ये एक अंतर है, इस अंतर को भी हमें बात करनी और समझनी होगी कि एक पसमानदा लिख रहा है और एक सौर लिख रहा है, उसमें क्या अंतर है। ठीक है, तो अच्छा इस पे हम बात करेंगे। इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि आज मुक नायक का भी की जयंती भी है ना, 100 साल हो गए। हम इस पे आएंगे, इस पे भी आना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ से शुरुआत करते हैं कि चमचा युग की शुरुआत कब हुई है ना, फिर हम पीछे आएंगे। ठीक है, तो चमचा युग की शुरुआत के ऊपर थोड़ा बताइए कि वो कब से माने काशीराम की। अब हम एक युग में, पूरा एक युग बोल रहे थे, अब हम एक युग में प्रवेश करके चमचों के वो उसके बारे में थोड़ा बात करें, फिर इस सवाल का जवाब मैं इस किताब के हवाले से दूंगा, ताकि फैजी भाई का जो हमारे प्रति शिकायत है वो दूर हो सके कि किताब के हवाले से आप लोग बात नहीं करते। तो मैं किताब के हवाले से बात करूंगा कि इस किताब में कांसीराम जी ने इसका जवाब दे दिया है कि ये चमचा युग का शुरुआत 1932 में पूना पैक्ट के साथ होता है। इसीलिए इस किताब का प्रकाशन भी, वो जो विश्वासघात दिवस उसको उन्होंने बोला, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो उसी के 50 साल पूरा होने के अवसर पे 24 सितंबर 1982 को एक किताब का उद्घाटन हुआ, विमोचन हुआ, प्रकाशन हुआ। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उसको कितना महत्व देते हैं। उसी दिन नींव पड़ गई चमचा युग की। चमचा युग पहले से चल रहा था, लेकिन हमारे संदर्भ में, दलितों पसमानदा के संदर्भ में इसका प्रारंभ 24 सितंबर, डेट भी बता दे रहे हैं, 1932 को हुआ पूना पैक्ट के साथ, कि आपका जो सेपरेट अस्तित्व था उससे इनकार कर दिया गया। आज वो वैसी भी आया है दज्जाल बनके, तो इसीलिए आया है कि अभी तक कोई खतरा नहीं था। मुस्लिम एक, जब मुस्लिम के हितों में दो फाक होने लगा कि पसमानदा हित अलग है, अशरफ हित अलग है, तो वापस उसको एक करने के लिए, जिस तरह गांधी जी भी हिंदुओं को एक करने की, हिंदुओं को मत बांटो, यही अम्बेडकर की शिकायत थी कि भाई आपको भारत बांटने का चेतना होना चाहिए। अगर पृथक निर्वाचन का विरोध कर रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं, तो मुस्लिम का भी कीजिए, सिख का भी कीजिए, भारत तो तब भी बट रहा है, आप सिर्फ इसका क्यों कर रहे हैं? यानी आपको भारत के बटने की चिंता नहीं है, हिंदुओं के बटने की चिंता है। तो इसको बैठी को भी मुसलमान के बटने की चिंता है। मैं रोक रहा हूँ, हम पहले पृथक निर्वाचन के ऊपर ही बात कर लेते कि ये क्या था, एक आम भाषा में समझा दीजिए, क्योंकि अब आप यहीं से हम इतिहास में जा रहे हैं। आप जैसे आपने बताया कि पूना पैक्ट को ही वो मानते विश्वासघात दिवस है ना, वहीं से चमचा युग की शुरुआत मानते हैं। तो पहले पृथक निर्वाचन पे बात कर लीजिए, फिर पूना पैक्ट पे बात कर लेते हैं। तो पृथक निर्वाचन के बारे में थोड़ा बताइए, मैं आपको सोलो कर रहा हूँ, आप इसको बताइए। जी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के साथ चमचा युग का प्रारंभ हुआ, आगाज इसी से होता है, तो इसलिए इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। जैसे ये पृथक निर्वाचन बहुत सरल शब्दों में बताया जाए तो वो ये है कि एक दलित का प्रतिनिधि सवर्ण न बन सके, इसका इंतजाम, एक दलित का प्रतिनिधि सवर्ण न बन सके। जैसे किसी भी गाजीपुर
की बात लीजिए लोकसभा क्षेत्र का, तो उसमें एक ही आदमी खड़ा होगा, और चूंकि सवर्णों की संख्या ज्यादा है और उनका वर्चस्व ज्यादा, अगर संख्या भी ज्यादा ना हो तो वही जीत जाएंगे और वही प्रतिनिधि बनेंगे दलित का भी। जैसे अगर मैं सिवान से हूं और सिवान से कोई लीडर जीत गया है तो वो लीडर ही मेरा प्रतिनिधि है, वो दलित हो या ना हो। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए कि नहीं भाई दलित का एक प्रतिनिधित्व हो, और दलित का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक ही जगह से दो अलग अलग या तीन अलग अलग जितने समुदाय हैं, इसके पीछे का धारणा ये था कि सवर्ण कभी भी दलित के हितों का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। दलित का प्रतिनिधि लोकतांत्रिक मूल्य यही है, जिस तरह एक अंग्रेज भारतीय का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है, उसी तरह एक सवर्ण दलित हितों का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है, जिसका दावा बार बार गांधी कर रहे थे कि मैं ही हरिजन, जिसको वो कहते थे, दलितों का प्रतिनिधित्व। अम्बेडकर नहीं, देखिए कितनी बड़ी जबरदस्ती है और कितना बड़ा वो गांधी जी का वो है कि वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं हूं तुम्हारा, तुम मान ना मान। एक अजनबी उपन्यास है अल्बर्ट कामू का, जहां वकील बोलता है कि नहीं तुमको बोलने नहीं देंगे, हम बोलेंगे, हम तुम्हारा प्रतिनिधि हैं। तो उसी तरह जबरदस्ती गांधी बोल रहे थे। तो इसको दूर करने के लिए गांधी की जिद को एक ये लाया गया कि एक ही जो कोई निर्वाचन क्षेत्र है उसमें हर आदमी का अलग अलग प्रतिनिधि होगा। मुसलमान का अलग प्रतिनिधि होगा जो मुस्लिम हितों के बारे में जाके लोकसभा, विधानसभा या काउंसिल, जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें बोलेगा। दलितों का प्रतिनिधि दलित करेगा, वो बोलेगा, और सिखों का सिख करेगा, और जो जनरल हिंदू वगैरह हैं बाकी उनका हिंदू करेगा। तो इससे ये एक सुनिश्चित किया गया कि कोई अनरिप्रेजेंटेड न रह जाए, कोई आदमी ऐसा न रह जाए, कोई समूह जिसका कोई प्रतिनिधि ही नहीं हो। जैसे कि अभी क्या हुआ पूना पैक्ट के कारण कि अब दलित का कोई प्रतिनिधि ही नहीं है लोकसभा में, और जो प्रतिनिधि है वो चमचा है, यहीं से चमचा शब्द है, वो सवर्णों का चमचा है, क्योंकि ये सवर्णों के ऊपर डिपेंड करता है कि उस सुरक्षित सेट में कौन जीतेगा। तो प्रथम सरल शब्दों में पृथक निर्वाचन शब्द का है ये अर्थ है कि किसी भी लोकसभा में जो समान प्रतिनिधि के अलावा दलितों का भी एक प्रतिनिधि हो, या मुस्लिम का भी, जिसको कम्युनल अवार्ड बोला गया है। हर एक सामुदायिक पंचायत हिंदी में हर एक समुदाय जो अलग अलग हित हैं, और वो अलग हितों का, वो एक अलग हित दलित था, दूसरा अलग हित मुस्लिम था, सिख था, इनका अपना प्रतिनिधि पहुंचे उस टाइम में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें जो है बाकायदा गांधी जी और प्रधानमंत्री के बीच के जो पत्राचार है, पूरा पत्र छापा गया, फिर अंबेडकर का भी पत्र छापा गया इस बारे में। तो गांधी जी वहां पे जिस तरीके से बात कर रहे हैं, मैं नाम याद नहीं आ रहा क्या नाम था उनका, उस जो प्रधानमंत्री थे, तो उनसे जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है वो कह रहे हैं कि मुझे इस बात की चिंता है कि हिंदू समाज टूट जाएगा, और मैं एक धार्मिक आदमी हूं और धार्मिक होने के नाते मैं जो है ये बात कह रहा हूं। बार बार इस धार्मिक शब्द पर बहुत वो जोर दे रहे हैं बार बार, ये मेरा नैतिक और धार्मिक कर्तव्य है कि मैं ये ना होने दूं, ठीक है, हिंदू समाज को ना टूटने दूं, ठीक है। तो और मुझे लगता है कि अंग्रेजों ने जिस तरीके से उसका जवाब दिया, वो जवाब ज्यादा बेहतर था। जिस तरीके से उन्होंने जो है सर सैमुअल है ना, उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया, उसने बोला कि भाई जरूरी था, हम हिंदू धर्म नहीं तोड़ रहे हैं, हम उनको राजनीतिक ताकत देने की बात कर रहे हैं। तो गांधी जी कह रहे थे कि नहीं, अगर राजनीतिक ताकत देना है तो आप उनकी संख्या ज्यादा कर दो, लेकिन पृथक निर्वाचन ना करो। अब यहाँ पर वही अंबेडकर साहब का जो आपने पहले बोल दिया है, अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि तुम्हें पृथक निर्वाचन से दिक्कत है तो तुम्हें मुसलमानों के भी पृथक निर्वाचन से दिक्कत होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, तुम सिर्फ दलितों के पृथक निर्वाचन से क्यों दिक्कत कर रहे हो, ठीक है। तो अंत में यह हुआ कि इनको बोला गया कि, जैसे मैं ये नोट भी कर लिया था, तो उन्होंने कहा कि मैं जो है आमरण अनशन करूंगा, मरने तक जो है भूख हड़ताल करूंगा अगर इसको नहीं वापस किया गया। अब बाकायदा गांधी जी लिख रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर से महात्मा गांधी का तर्क था कि मेरा जीवन आपके हाथों में है, क्या आप मेरे जीवन को नहीं बचाएंगे। तो ये तो एक तरीके से धमकी हो गई ना कि भाई मैं अगर मर रहा हूं तो अंबेडकर आप ही जिम्मेदार हैं इसके लिए। और फिर उसके अच्छा, अंबेडकर इस बात को समझ रहे थे कि अगर गांधी जी को कुछ होता है, और इतने बड़े नेता हैं देश के, तो उसके कसूरवार वो सीधे सीधे बोल रहे कि अंबेडकर तुम मुझे नहीं बचाओगे, तो फिर इसका परिणाम क्या होगा, है ना। उसको इस खतरे को भी वो समझ रहे, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। फिर पूना पैक्ट के लिए तैयार है। थोड़ा पूना पैक्ट के ऊपर थोड़ा सा बात किया जाए, उसके बाद मैं अंबेडकर का वो कोटेशन में पढ़ना चाह रहा हूँ,
मैंने मार्क भी कर रखा था इसीलिए कि कितना दर्द था उनके कोटेशन में पूना पैक्ट के बाद। जी, पूना पैक्ट के बारे में थोड़ा बता देते पहले। हाँ, तो ये मैं इसका भी जवाब इसी किताब के हवाले से दूंगा। कांशीराम जी ने इस किताब में इस सवाल के जवाब में 3 किताबों की चर्चा की है जिन अम्बेडकर ने लिखा। मिस्टर गांधी एंड द इमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल, दूसरी किताब है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल, तीसरी किताब है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज। हाँ, इस पे भी बात करेंगे हम लोग, है ना। ये रखा हूं मैं, इस पे बात करें। अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, तो पढ़ने के बाद बात किया जाए। हाँ, ठीक। तो इन 3 किताबों में इस सवाल का जवाब है। तो ये जवाब ये है कि मैं एक एग्जांपल दूंगा अपने मोहल्ले से। लालजी टोला पटना में मैं तब रहता था। लाइव आजकल क्या है ना, थ्योरी के अलावा सरल बात को बनाने के लिए कहा जाता है लाइव, जिए हुए से बात कीजिए, जो हमने जिया भोगा अपने जीवन में। तो उसमें एक रवणवा करके आदमी था, रावण यादव करके एक व्यक्ति था, जो लोहा चोरी करता था रेलवे लाइन से, और उस किस्म का आदमी था। तो उसको एक प्रेम हो गया लड़की से, पिंकी नामक लड़की उसी मोहल्ले में रहती थी। लेकिन वो चूंकि बदनाम था, गुंडा था, चोरी करता था, तो उसे कौन प्रेम करेगा, वो उसको रिजेक्ट कर दी तुरंत। तो वो क्या किया कि वो रेलवे लाइन में वो लोहा चोरी करने जाता था, वहीं लेट गया और बोल दिया, जैसे कि शोले फिल्म में वो बोलता है कि कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, नहीं तो हमसे शादी करो। तो वो बोला कि मैं, और सचमुच में पूरा सीरियस में वहां से दानापुर एक्सप्रेस जाती थी, वो बैठ गया दानापुर एक्सप्रेस के आगे कि अगर तुम हमसे शादी नहीं की। और लड़के लोगों में बड़ा वो सब करुणा उड़ना ज्यादा होता है, भावुकता, जज्बातीपन। तो वो बोली कि नहीं नहीं, तुमसे शादी कर लेंगे, तुम उठ जाओ। तो वो लड़की उससे शादी कर ली भी, और आज के डेट में बड़ा दुखद दाम्पत्य जीवन, रोज उसको पीटता है, वो जीती है। यही हाल अम्बेडकर का पिंकी वाला और रमणवा वाला हाल गांधी जी है। बस संकेत में आप बात को समझ लीजिए कि दलित समझौता तो कर लिया मजबूरी में, पुनः पैक्ट, लेकिन आज वो उसका दाम्पत्य जीवन हिंदुओं के साथ बहुत खराब है। जहां तक सवाल है हिंदू को टुकड़े टुकड़े कर, हिंदू को टुकड़े टुकड़े तो मनु ही कर चुका था, ये ब्राह्मण ही कर चुके थे जातियों में। इसको और टुकड़ा क्या करेगा? तो झूठा मूठ में अपनी करनी का आरोप दूसरे पर डालना, ये सबसे बड़ा मक्कारी है। क्योंकि हिंदू तो टुकड़े टुकड़े पहले से था, जातियों में डिवाइडेड था, क्या नहीं था? बहुत 2000 साल पहले से। इसलिए इसका ठिकरा दलितों और अम्बेडकर पर थोड़ा सबसे बड़ी मक्कारी या झूठापन होगा, मतलब बहुत बड़ा मुनाफिक वाला बात हो जाए, मुनाफत हो जाएगी। ये कोई भी जानता है कि टुकड़े टुकड़े हिंदू पहले से था। तो फिर गांधी जी डर किससे रहते? हिंदू तो पहले से टुकड़ा है और 4 वर्णों में और अनेक जातियों में बटा हुआ, तो वो डर रहे थे कि आज तक हिंदू ने ऐसा सिस्टम बनाया, जिसके बारे में इसी किताब में लिखा हुआ है। कांशीराम जी बोलते हैं कि ऐसा सिस्टम बताया कि उनके अत्याचार को बिना ऊफ किए सहते रहे। ये हर जगह गुलामी प्रथा रहा, लेकिन भारत की गुलामी प्रथा का विशेषता क्या था कि बाकी जगह स्पार्टाकस नामक विद्रोही आदि विद्रोही जन्म ले लेते थे और विद्रोह हो जाता था, चाहे अरब हो चाहे रोम हो। भारत में ऐसा सिस्टम बना दिया कि खुशी खुशी उसको, बल्कि उसमें खुश हो उस गुलामी में। आज आप देखेंगे कि ऐसा कांड हुआ कर्नाटका में कि जूठे के ऊपर लेते, ब्राह्मण जो जूठा छोड़ देता उसके ऊपर लेटते हैं खुशी खुशी, और मना करने कोई जाता है तो उसी को मारते हैं। मतलब गुलामी में आनंद अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम अभी कोई नहीं कर पाया। इस चीज को कांशीराम जी लिख रहे, कह रहे कि निग्रो लोगों जो गुलाम बने थे उनसे बदतर स्थिति में छूते हैं भारत के। बिल्कुल 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 हाँ, बिल्कुल। और वो इस बात को जो आप बात कर ही दी सारी बात कि किस तरीके से वो मानसिक गुलाम है। उनको ये पता था, निग्रो को ये पता था कि ये जो बेड़ियां हैं इसको तोड़ने के बाद हम आजाद हो जाएंगे। लेकिन इधर जो है अछूतों के दलितों के दिमाग में जो बेड़ियां डाली गई वो मानसिक गुलामी की बेड़ियां थी। ठीक है। और हम एक बात वो छूट गई थी कि कैसे हम पता करें कि हम पसमानदा में कौन जो है चमचा है। तो मैं इसके लिए एक मेरा अपना उसूल है। मैं ये देखता हूँ अगर वो सैयदवाद पर खामोश है और सैयदवाद को नकारता है तो पक्का वो कितना बड़ा भी नेता है वो है चमचा है। आपका जो कसौटी और फुरकान है उससे मैं हामी हूँ, समर्थक हूँ। एकदम सही आपने कसौटी बताई। कसौटी तो बनानी होगी, फुरकान बनाना होता है किसी चीज को समझने के लिए। तो इस बात को कांशीराम जी ने अपनी भूमिका में भी लिखा है कि किस तरह से ये गांधी जी क्यों डरे हुए थे। गांधी जी डरे हुए थे कि ये जो गुलामी में खुश था दलित, तो अंग्रेजों के आने के कारण, अंग्रेजों के आगमन के कारण दलितों का, डिप्रेस्ड क्लासेज का परिचय आधुनिक जो संस्थाएं थी, जैसे डेमोक्रेसी,
कोर्ट, फंडामेंटल राइट, इससे परिचय हुआ, आधुनिकता से परिचय हुआ, मॉडर्नाइज हुई हो, और इस परिचय ने उनके अंदर एक भूख जगा दी अपने अधिकारों के प्रति, राइट्स के प्रति, और इस भूख ने, वो जो गुलामी में आनंद आ रहा था, अब उनको छटपटाहट महसूस होने लगी इस आत्मसंगतता, जागरूकता, कॉन्शसनेस, अवेयरनेस के कारण। और इस अवेयरनेस के कारण जो फिर अलग होना चाहिए कि नहीं भाई हमको हिंदू में नहीं, तुम ही आउटकास्ट हमको बोल रहे हो, तो हम हिंदू नहीं, अपना सेपरेट आइडेंटिटी का वो, इसीलिए देखिएगा सेपरेट सेटलमेंट करके कोशिश किए, समाधान तलाशते हुए दलितों की समस्याओं का एक जो कदम उठाया 1956 में अंबेडकर ने, जो फॉर्चुनेट मतलब वो सफल नहीं रहा संयोगवश, तो वो था सेपरेट सेटलमेंट। तो ये सेपरेट सेटलमेंट तो व्यवहारिक रूप से सैद्धांतिक कि हम अलग हैं, हमारी आइडेंटिटी अलग है, इसकी बात आप देखिएगा 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही 17 से ही शुरू हो गया कि हम अलग है, हमारे हित अलग है, हिंदू से नहीं। तो इन हितों को, दलितों को वापस हिंदू में इंटीग्रेट करने के लिए कि दलित जो अलग हो रहे हैं फिर से हिंदू बन जाए वापस, इसके लिए उनको छूटें दी गई, अछूतों के खिलाफ उन्होंने कार्यक्रम चला दिया, और यही कारण था कि गांधी छटपटा गए, मरने तक के तुल गए, रमणवा बन गए कि हमसे शादी करो और नहीं तो रेलवे लाइन पर कट जाएंगे, इस टाइप से उन्होंने ये सत्य घटना है, ये सत्य घटना है। मैं बता दूं, कोई भी इसको वेरीफाई करना चाहता है तो पटना के लालजी टोला मोहल्ले में मेरे साथ चले, मैं मिलवा दूंगा, ये सत्य घटना है जी। अच्छा, अब हम इस पे थोड़ा सा और इस बात को और बढ़ाते हैं। ये हम ये भी देखते हैं, काशीराम भी लिखते हैं, और अम्बेडकर की राइटिंग भी देखा था, फूले पे भी हम बात किए थे, तो हम ये देखते हैं कि वो कहते हैं कि अंग्रेज जब आए उसके बाद ही नवजागरण शुरू हुआ है दलितों का। इस पे आप सहमत हैं कि किस तरीके से वो कह रहे हैं इंग्लिश शिक्षा ही दलित नवजागरण का कारण है? इस पे थोड़ा सा बताएं कि कैसे इस चीज को देखते हैं आप। मैं इस बात से सहमत हूं। कई युग हैं, तो आधुनिक युग में ये इन्हीं द्वारा लाया हुआ, इसको जो कहा जाता है, जो इतिहासकार इसको ऐसे बोलते हैं कि इट वाज नॉट कॉल्ड बाय द ब्रिटिश, इट वाज ओकेजन्ड बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश इसके कारण नहीं थे। जैसे ये कि किसी ने आपको ताना दे दिया कि लेनिन तुम ये काम करके दिखाओ तब मान जाए, तुम नहीं कर सकते, तो उस चैलेंज को लेके आप ये हो गए, तो उसमें वो आदमी आपका कारण नहीं बना, वो हित नहीं चाहता था, वो आपका ओकेजन लेकिन अवसर दिया। तो इसी तरह अंग्रेज ऐसा नहीं थे कि बहुत उदार थे और ये सब थे, लेकिन वो एक इनहेरेंट कारण बन गया, ऑब्जेक्टिव कारण बन गया। अंग्रेजों को आने से आधुनिक शिक्षा के संपर्क में लोग आए। मकेले ने अपने हितों के कारण शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया, सार्वभौम। पहले शिक्षा सिर्फ ब्राह्मणों और सवर्णों को दी जाती थी। यहां तक सोनार एक व्यक्ति भी एडमिशन ले लिया संस्कृत कॉलेज में कलकत्ता में, तो तथाकथित समाज सुधारक जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर बमक गए, चिट्ठी लिखा डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को कि इसको हटाओ तुरंत, नहीं तो मैं मरण अनशन कर दूंगा, कि सोनार को भी अधिकार नहीं, तो दलितों का हालत आप समझ सकते हैं पसमानदा को। जब यही मैं यहाँ पे जोड़ दूं, सर सैयद भी तो ऐसी मिजाज के थे। जब यहाँ पे IAS की परीक्षा शुरू हुई तो वो कह रहे हैं कि ये छोटी जात वाले जो IAS बन जाएंगे, तो उनको इस बात में बड़ी तकलीफ थी, इसीलिए वो इंग्लिश शिक्षा के भी खिलाफ थे कि इंग्लिश शिक्षा अगर होगी तो इनमें नवजागरण ना आ जाए पसमानदाओं के अंदर, ये हमसे ऊपर न निकल जाए, है ना। हाँ जी जी बोलिए बात। इसलिए ये घृणा ना ब्राह्मण सैयद सब में एक है। इसका शुरुआत 1895 में ही हो गया था, जब कांग्रेस नॉमिनल सिर्फ दलितों को लुभाने के लिए सामाजिक कार्यक्रम को और उसका अधिवेशन शुरू की, तो ये तिलक तथाकथित ब्राह्मण चितपावन ये एकदम बमक गया कि मारपीट कर देंगे, और आग लगा दिया गया तिलक के चेलों द्वारा। पूरे इसकी चर्चा इस किताब में है जी। इसमें भी है सर, शुरुआत में जाति के विनाश में एकदम शुरुआत में इसकी चर्चा की है अम्बेडकर ने, किस तरीके से। और इसी तिलक को तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ये IPF इंडियन पीपुल्स फ्रंट, माले लिबरेशन, दीपंकर भट्टाचार्य और आयशा पार्टी के कविता कृष्णन जो JNU के अध्यक्ष बने हुए हैं, इन लोगों ने तिलक को सबसे बड़ा क्रांतिकारी बोला। इसलिए सबसे ज्यादा गाली में नफरत करता हूं आयशा वालों से कि ये तिलक जैसे मतलब ब्राह्मणवादी आदमी जिसने सामाजिक सुधार के नाम पे आग लगा दिया पूरा मंच को, जब दलितों का अधिकार, तो ये सैयद उय्यद और तिलक उलक पहले से इसमें एकदम स्पष्ट होना चाहिए। चमचा युग ये किताब, और इसलिए भी चमचा युग उत्पन्न है कि अभी तो वो एक बहुत दलित ही को बनाया है माले वालों ने,
ये चिंता कुमारी वगैरह को, तो ये भी चमचा युग है। तो चमचा सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का नहीं होता है, कम्युनिस्टों के अंदर सबसे ज्यादा चमचा बनाने की प्रवृत्ति है। ये जो कॉमरेड चंद्रशेखर थे, ऐसे लोग खड़े किए जाते हैं हमारे खिलाफ, और वो सबसे पावरफुल होते हैं हमारे हितों के खिलाफ। इसलिए हम लोगों को ये चमचा युग किताब जरूर पढ़ना चाहिए, इससे आपको इंसाइट मिलेगा। जिसको बोलते थे हरा सांप, हरी झाड़ी के अंदर हरा सांप पहचान में नहीं आता है, तो हमारे ही लोग जब उनके होके प्रस्तुत होते हैं हमारे खिलाफ, तो ज्यादा लड़ना कठिन हो जाता है। तो आपने जो कसौटी दी, जी जी जी, तो मैं कसौटी मेरी उस पे कायम हुई अपनी कसौटी। अच्छा, अब थोड़ा सा और बात करते हैं। हम ये देखते हैं, इन्होंने शुरुआत में ही लिखा है इसमें चमचा युग में कि गांधी जी ने अंबेडकर को दलितों का नेता नहीं माना था, है ना। इसीलिए तो जब अंबेडकर राउंड टेबल में पहुंचे, तो उन्होंने जब कहा कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी क्लास को, तो गांधी जी ने कहा कि मैं ही पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पे दिक्कत हुई। तो मैं दो सवाल यहाँ से है कि एक तो राउंड टेबल क्यों इंपॉर्टेंट है पूरे दलित आंदोलन के लिए। हमारे भाई गुरिंदर आजाद की वेबसाइट का नाम ही राउंड टेबल इंडिया है ना। हाँ, राउंड टेबल इंडिया, बिल्कुल बिल्कुल। तो राउंड टेबल क्यों इंपॉर्टेंट है पूरे दलित आंदोलन में। और दूसरी बात, गांधी जी जो है कब जाके माने हैं अंबेडकर को कि ये दलितों के नेता है, क्योंकि 31 तक तो नहीं माने। अगर मानते हुए नहीं राउंड टेबल तक मानते तो कहते तो हैं कि कम से कम कि हाँ ये दलितों के नेता है। अच्छा, तीसरा सवाल इसी से मैं पैदा कर रहा हूँ कि हम ये देखते हैं कि गांधी जी को बनिया नेता नहीं बोला जाता है, जवाहरलाल नेहरू को ब्राह्मण नेता नहीं बोला जाता है। ऐसे ही और भी जो जातियां है, इधर के क्लास के कोई नेता उभरता है जैसे अंबेडकर है। क्या अंबेडकर ने जो भी काम किया सिर्फ वो दलितों के लिए था? उन्होंने जो भी रिफॉर्म किया तो सबके लिए था। हिंदू मैरिज एक्ट का रिफॉर्म किया, सब पे लागू नहीं हो रहा। तो उनको लेकिन लेबल कर दिया जाता कि आप जो है सिर्फ अछूतों के नेता है, आप सिर्फ जो है इनके दलितों के नेता, इस तरीके से। तो ये तीन सवाल एक साथ मैं पूछ दे रहा हूँ। राउंड टेबल क्यों जरूरी था पूरे उसमें? हाँ जी बोलिए सर, मैं आपको स्लो कर रहा हूँ दोबारा से। हाँ ठीक, ये राउंड टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो लड़ाई 20वीं शताब्दी के शुरुआत से साबित हुई, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध में साम्राज्यवादी लोग संकट में फंस गए। जब संकट में कहा जाता है कि सिक डेविल इज अ गॉड, संकट में अगर शैतान भी फंस जाए तो देवता की तरह बिहेव करता है। तब वो उसके कारण से मॉन्टेगू वगैरह ने, जो भारत का सचिव था, उसने कोशिश किया कि कुछ सहूलियत दें, क्योंकि तब भारत के लोगों का उसको सहयोग का जरूरत था, ब्रिटिश लोगों को, और ब्राह्मणों को दलितों के सहयोग का जरूरत आन पड़ा। तो उस दौरान में बहुत वो आंदोलन जो खड़ा हुआ दलितों को अपने हितों को लेकर, लेकिन इसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था जिसमें अम्बेडकर दलितों के प्रतिनिधि के रूप में गए। वहां ये मनवाने में, अंग्रेजों को कन्विंस करने में, पूरे विश्व को कन्विंस करने में सफल रहे कि दलितों का अलग अस्तित्व है, उनके हित अलग हैं। तो इतनी बड़ी सफलता जो कि आप जिसके लिए लड़ रहे थे, वो मनवाने में पूरे विश्व को आप सफल रहे, ब्रिटिशर्स को मनवाने में आप सफल रहे कि हाँ भाई दलितों का, और अंग्रेजों ने मान लिया कि दलितों का अलग एक कम्युनल अवार्ड के द्वारा अस्तित्व है, उनका अलग एक प्रतिनिधि होना चाहिए। और इसको उसने जो कॉमनल अवार्ड 32 का था, उसमें मान्यता दे दिया गया। तो ये मान्यता मिलना बहुत बड़ा सफलता था। दूसरी सबसे बड़ी सफलता थी जो गांधी बार बार एक धूर्तता कर रहे थे कि हम ही प्रतिनिधि हैं, और खुद को सामान्य के रूप में डिफाइन करना, दलित को सिर्फ एक कैटेगरी के रूप में। तो इसमें भी गांधी जी सफल रहे कि गांधी दलितों के प्रतिनिधि तो बिल्कुल नहीं है, अंबेडकर है। और अंग्रेजों ने भी इसको मान लिया, और कालांतर में गांधी को भी मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये बहुत बड़ी सफलता थी। इसलिए राउंड टेबल इंडिया कॉन्फ्रेंस दलितों के लिए, पसमानदा, जो भी अप्रेस्ड क्लासेस के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम लोगों का जो सेपरेट अस्तित्व था, पृथक अस्तित्व था, वजूद था, रजमार था हमारा अलग, उसको मानने में वो मजबूर हो गया, मजबूर कर दिया गया उनको। ये हमारी सफलता थी। इस सफलता के कारण वो महत्वपूर्ण हो जाता है। आपका जो दूसरा सवाल था ये, हाँ जी वही दूसरा सवाल पे आ रहे। जी दूसरा सवाल बताइए। दूसरा सवाल ये है कि कॉमन स्ट्रेटजी, ये सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, हर जगह का शासक खुद को सामान्य के रूप में परिभाषित करता है कि उस सामान्य, वो पूरे मानवता का प्रतिनिधि। जब वो बोलता है कि मानव मानव एक है, तो वहां मानव का अर्थ होता है, जैसे फ्रेंच आदमी बोला इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, तो उसका मतलब नहीं था। उसी टाइम में वो कॉलोनी अफ्रीका और इंडिया में बना रहा था। तो बताइए, तो इक्वलिटी का बात फ्रेंच क्यों कर रहा था? तो वो सिर्फ फ्रेंच को मानव मान रहा था। तो इसी तरह ये लोग
जब ये उनका होता है उत्तर भारत का ब्राह्मण, जब ये बोलते हैं, बाकी को उसमें नहीं शामिल करते, तो खुद को सामान्य हित के रूप में परिभाषित करना, इसीलिए ये एक सबवर्सिव वक्तव्य है, जिसको बोलते हैं सबवर्ट करना। तो ये अगर हम इसको बनिया का लीडर बोलना शुरू कर दें गांधी जी को और नेहरू को ब्राह्मणों का, तो बहुत अच्छा होगा, सबवर्सन होगा, एक काउंटर रेवोल्यूशन होगा। इसलिए हम लोग का कर्तव्य है कि अगर हम लोग दलितों को बोले तो हम लोग इनको बनियों का लीडर, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि सवर्णों के लीडर गांधी जी। तो ये हमारी एक राजनीतिक कार्रवाई होगी आइडियोलॉजी के क्षेत्र में। तो इनकी बात ना मानते हुए हम लोगों को ये बड़ा सिंबॉलिक जो कर, अब देखिए कि गांधी जी को मिस्टर गांधी अम्बेडकर बोलते हैं, तो जानबूझ के बोलते हैं ताकि ये जो गांधी को महात्मा बोलना, ये जो अरुंधति राय तक जो बहुत दावा करती है कि हम अम्बेडकर के पक्ष है, वो भी गांधी को महात्मा बोलती है, अम्बेडकर नहीं बोलते, वो मिस्टर सम्मान देते हैं। मिस्टर भी सम्मान देना हुआ, महाशय सम्मान देते हैं, लेकिन मिस्टर बोलते हैं, महात्मा, धार्मिक। इसलिए गांधी जी का धार्मिक दावे का तो ऐसे ही खंडन कर देते हैं जब मिस्टर बोलते हैं। इसलिए महात्मा अगर गांधी जी को आप बोलते हैं तो उनके धार्मिक दावे को स्वीकार करते हैं, लेकिन अम्बेडकर स्वीकार, इसका सबूत है गांधी को मिस्टर वो बोलते हैं, सम्मान देते हैं। मिस्टर हम महाशय, जनाब, उसका प्रवाची शब्द है, सम्मान तो देते हैं लेकिन धार्मिक सम्मान नहीं देते जी। अच्छा, एक बात और भी कर दे कि इसमें बात कहते हैं कि नामकरण के ऊपर, जैसे हम दलित शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी देखिए पीछे कुछ दिन पहले ही ऐसा हुआ कि दलित शब्द को लेके भी बात हुई कि ये शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, अम्बेडकर साहब ने नहीं इस्तेमाल किया था। तो इसको कैसे देखा जाए? अब हम कौन सा, जैसे उन्होंने कहा था कि दलितों की जो मैं अभी दलित शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो सलाह ये दे रहे थे कि प्रोटेस्टेंट हिंदू, नॉन कन्फर्मेंट हिंदू, अवड़ हिंदू, ये शब्द इस्तेमाल होने चाहिए। तो अब ये दलित जैसे शब्द इस्तेमाल हो गया और मकबूल भी है, लोग पसंद भी करते हैं, सही रिप्रेजेंट कर रहा है, और जैसे हम पटमादा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए, तो इसको कैसे देखा जाए कि क्या इनको दोबारा से रिफॉर्म करके दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं किया गया था, यह संवैधानिक शब्द नहीं है ये सब, तो कैसे इसको देखते हैं? ये बिल्कुल बकवास बात है, अनैतिहासिक बात है। इसलिए, और ऐसी बातें हमारे अंदर चमचे लोग करते हैं, ब्राह्मणों ने हमारे अंदर चमचे छोड़ रखे हैं जो बात करते हैं कांसीराम। ये चमचे इस आंदोलन को ऐसे बेकार के सवालों में उलझा देना चाहते हैं। आप रोज बोलिए, गुलाब बोलिए, क्या फर्क पड़ता है? और जहां फर्क पड़ता है वहां फर्क पड़ता है जहां सवर्ण आपको कुछ बोलना चाहता है कि स्ट्रेटजी द्वारा। तो आप देखिएगा कि जितने नाम सुझाए गए उसमें हिंदू लगा हुआ है। इससे साबित होता है कि जितने नाम सुझाने वाले हैं ब्राह्मणों के चमचे हैं, हिंदू हम है ही नहीं। इसी की लड़ाई पूरी हुई कि हम लोग हिंदू नहीं है, पृथक है। पृथक निर्वाचन इसलिए चाहिए था कि हम लोग हिंदू नहीं थे, हम लोग आउटकास्ट हैं। जब तुम्हारे कास्ट सिस्टम में ही नहीं है तो हम हिंदू कैसे हो गए? फालतू की बात। तो हिंदू शब्द तो सबसे पहले हटाना चाहिए। और दूसरा कि ये अगर हम लोग दलित शब्द वगैरह हटाते हैं तो ये ब्राह्मण बहुत खुश होगा। ये ब्राह्मण चाहता ही ऐसा है कि इतिहास मिटा दिया जाए, जो हम पर अत्याचार हुआ, जिस शब्द से भी उनके ऑपरेशन का पता चलता हो। हाल ही में चैप्टर एनसीईआरटी के किताबों से हटा दिए गए जिसमें कास्ट और ऑपरेशन का चर्चा था। तो डिप्रेस्ड क्लासेस बहुत पहले से हम लोग को ऐतिहासिक रूप से बोला जाता रहा है। हमारे संगठन का नाम ही डिप्रेस्ड क्लासेस, बहिष्कृत भारत समाज वगैरह रहा है। तो ऐसे में डिप्रेस्ड या सप्रेस्ड, ऑपरेस्ड सबका अनुवाद दलित होता है। तो अपने इतिहास को मिटाना ब्राह्मणों को ही सहयोग करना होगा। ये दलित शब्द उस इतिहास को, अगर हम लोग, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हम लोग को सताया गया, ऑपरेट किया गया, इस इतिहास को किसी शब्द में उसका परिचय मिलता है तो इतिहास से मुंह चुराना ये प्रतिक्रियावादी चीज है कि कभी हम सताए गए तो उसको मानेंगे नहीं कि हम बहुत महान है। ये ईगो के कारण होता है। हम लोग को बहुत ईमानदारी से मान लेना चाहिए। मैं जो है इस मामले में पसमादा के बहुत पदाधिकारियों से भी असहमत रहता हूँ। वो जबरदस्ती अपने आप को सऊदी अरब से जोड़े रहते हैं कि हम तो वो वहां वाले अंसार है, फलाना है। अरे तो भाई दुनिया कौन है फिर? यहाँ वाले मुसलमान कहाँ है फिर? सब वही वाले अंसारी आगे यहाँ बस गए, वही वाले सब आके यहाँ पे पसमादा बस गए, तो यहाँ वाले कहाँ गए? सब खत्म हो गए क्या सब? तो ये अंदर से वो क्या करते हैं ना कि अपने आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए जबरदस्ती झूठ कर देते हैं और ये झूठी बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की झूठी बात करनी चाहिए। मतलब मेरे अपने हिसाब से, मेरे अपना मान्यता, रणनीति में का हिस्सा ये नहीं होना चाहिए कि हमको अशराफ बन जाना है।
जबरदस्ती अपने बिल्कुल। आप को अशराफी बना देना है। हम्म, ठीक है। अच्छा, हम मूक नायक पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मूक नायक, क्योंकि आज जी जी। शताब्दी दिवस भी है, तो हम्म इसके ऊपर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि तिलक साहब की केसरी का जो है प्रकाशन होता था, हम्म है ना, और उस टाइम और जी कुछ जी। था नहीं, तो मूक नायक तो 1920 में शायद आ गई थी ना। हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 31 जनवरी 1920 में आ गई। 21 में, 21। हाँ, तो हाँ हाँ। जो 20 से लेके तो 21 तक हाँ, शताब्दी इसीलिए चल रहा है उसका। जी ठीक ठीक। तो उसमें क्या जी। हुआ था कि केसरी में बाबा साहब ने मूक नायक का विज्ञापन देने के लिए एक एक खत लिखा, और 3 रुपया भी दे दिया प्रकाश, जो उसके विज्ञापन के लिए जो शुल्क है। लेकिन जी। केसरी में छपा नहीं, वो वापस आ गया। तो अंबेडकर को पहली बार एहसास हुआ, बाबा साहब को, कि जब ये पैसा लेके विज्ञापन नहीं छाप सकते, तो ये हमारे मुद्दे कैसे लेके आएंगे। ये बिल्कुल। इंपॉर्टेंट बात है। जैसे हम लोग भी एक लाइन बोलते हैं ना कि जिसकी सहाफत नहीं उसकी सियासत नहीं। तो इसके जी। ऊपर थोड़ा सा बात किया जाए कि कैसे हम सहाफत और सियासत का संबंध है। जैसे अभी हम लोग जो कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो क्या है, वो भी एक तरीके से हम्म। सहाफत का ही एक फॉर्म है ना, हाँ जो मैंने बिल्कुल वेबसाइट बना बिल्कुल रखी बिल्कुल है, ये जो वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल अभी बिल्कुल। हम अभी पसमादा की सहाफत कुछ नहीं है। मुझे बहुत अच्छा हम्म, याद है कि मसूद आलम फलाही साहब की किताब आई थी, जब उसका जो हम्म, जबरदस्त विरोध हुआ था, तो मुझे, हम लोग इस बात से खुश थे, विरोध होने के बावजूद हम्म, राष्ट्रीय सहारा पे हम्म, आर्टिकल छप रहे थे इस वक्त कि कम से हम्म। कम बात हो रही है पसमादा की। हम इस बात से हाँ, ही खुश थे नोटिस कि लीजिए। तुम लोग, हाँ, नोटिस लिया गया। तो हम्म इस बात से हम लोग खुश थे। लेकिन मैं बताना ही चाह रहा हूँ, फिर गायब हो गया मुद्दा, कभी पसमादा का हम्म मुद्दा नहीं आता। ठीक है। हम्म। उर्दू उर्दू पेपर आप सुबह से शाम तक खोल के देखिए, ये शब्द ही इस्तेमाल नहीं करते। तो बिल्कुल इस बिल्कुल। पे बात की, सहाफत और सियासत के रिश्ते पे थोड़ा सा बात कर लीजिए, अब मुख नायक के संदर्भ में। जी, आगे बढ़े। सहाफत जो है सियासत की ही अभिव्यक्ति होती है, अदब के क्षेत्र में और इसके क्षेत्र में दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जब आप चमचा युग का चौथा पार्ट पढ़ेंगे तो इसको समझ जाएंगे कि इसी कारण से ये 3 टाइप का सोल्यूशन का बात करते हैं हमारे कांसीराम साहब कि सोशल चेंज, पॉलिटिकल चेंज और ड्यूरेबल चेंज। तो ये जो जो लॉन्ग टर्म जो पॉलिटिकल हित होते हैं, इसी का वक्ती जो इजहार होता है वो सहाबत के और इसके रूप में समाजी रूप से मुआसरे के रूप में होता है। तो दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक जो वक्ती तौर पे आप जो देख रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल जो हित होते हैं, उसी का जाहिर तौर पर जो इजहार होता है इसे, और दोनों संबंधित होते हैं। इसको मिशेल फूको भी इस बात पे इतना जोर देता है, पावर नॉलेज। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और जो चाहता है पॉलिटिकल आदमी उसी का वर्चस्व होता है, और उसी की बातें फिर मानने के लिए हम लोग मजबूर होते हैं। अच्छा, अब अ, हो गया, टाइम भी हो रहा है, तो मैं चारों की एक आध क्वेश्चन आए हुए वो देख लिया जाए। ये, हाँ, आवाज आ रही है ना फाकिर भाई, आवाज आ रही है ना फाकिर भाई? लगता है उनका कनेक्शन खराब हो गया। अभी हम एक कुछ साथी ये बात करते हैं कि हम जो पुरानी किताबों को क्यों लेके आ रहे हैं और क्यों इस पे बात कर रहे हैं, तो इस बात को भी समझना जरूरी है कि ये जो विचार है, ये भी जो है पेड़ की, अम्बेडकर ही ये लाइन लिखते हैं कि विचार भी पेड़ पौधे की तरह होते हैं, इनमें पानी न दिया जाए तो ये सूख जाते हैं। तो इनको मांझना जरूरी होता है, बार बार इनको मांझना जरूरी होता है, क्योंकि जब हम विचार पे बात करते हैं, बार बार बात करते हैं, तो हम दरअसल एक विचारक की बात कर रहे हैं। जब विचारक की बात करेंगे तो हम एक इतिहास की बात करते हैं, एक संघर्ष की बात करते हैं। तो अगर हम इसमें बात करना छोड़ देंगे, तो फिर वो विचार खत्म हो जाएगा, वो समाज से उसका रिश्ता खत्म हो जाएगा। जो नई जनरेशन है, कितने लोगों ने इसका नाम ही नहीं सुना होगा, चमचा युग का। और मुस्लिम सोसाइटी, खासतौर से जिसकी हम बात कर रहे, मुस्लिम पसमादा की बात कर रहे हैं, तो पसमादा समाज में ऐसे किताबों और ऐसे विचारकों की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि हम अगर इन पे बात नहीं करेंगे तो हमारी कोई रूपरेखा नहीं बनेगी। अभी आंदोलन जो है, आप देखिएगा, फेसबुक पर देखिएगा तो बहुत बिखरा बिखरा सा नजर आता है। कोई कोई बात कर रहा है, कभी कभी जो है ओवैसी की भी तारीफ करते हुए लोग नजर आ जाएंगे, तो कभी जो है बहुत ही कट्टर धार्मिक रूप से लोग नजर आ जाएंगे। तो हमें, मैं ये महसूस कर रहा हूँ व्यक्तिगत तौर से कि हम ये जो गलतियां हैं पसमानदा समाज, गलती मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आंदोलन का हिस्सा होना चाहिए कि किस तरीके से हम
पूरी तरीके से कभी जो है सेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो कभी जो है धार्मिक सुधार की बात कर रहे हैं। तो इस पे बहुत क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी न होने की वजह ये है कि हमारा जो अध्ययन है वो बड़ा कमजोर है। जो मेरा अपना अनुभव है कि देखिए, आपको अनुभव होना चाहिए। मतलब कि इन्होंने 5 फार्मूला दिया था काशीराम जी ने। उसमें पहला एक ये था, समाज को बदलने के लिए समाज को जानना जरूरी था। जानने का तरीका 2 होता है। एक, आप इतिहास भी जानेंगे तो इतिहास इन्हीं किताबों के जरिए, इन्हीं विचारों के जरिए जानेंगे। और दूसरा जानना होता है कि वर्तमान में आप वहां पे घूमे, जिस तरीके से जो हमारे कार्यकर्ता नेता करते हैं, इस तरीके से। तो एक ये, हाँ, फाकिर भाई आप चले गए थे तो मैं सवाल जो था वो छूट गया था। हाँ। मैं दोबारा से सवाल पे आ जाता हूँ। एक साहब है, नेटवर्क की दिक्कत हो रही थी। हाँ, तो इस पे जी। सवाल उनका कट रहा है। वो ये लिख रहे हैं कि ब्राह्मण को ब्राह्मणवाद से जोड़ना सही नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर। ऐसा कोई कोटेशन किया था अंबेडकर साहब ने? नहीं, ये ब्राह्मण को सब ब्राह्मण, गलत है। नहीं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। ये सब गलत बातें हैं, मिथ फैलाए जाते हैं। जैसे ये भी एक मिथ फैलाया जाता है कि अंबेडकर नाम उनके शिक्षक ने, ब्राह्मण शिक्षक, ये सब गलत है। उनके परपोते रतन अंबेडकर ने, राज रतन अंबेडकर ने सब क्लियर कर दिया कि सब गलत बातें हैं। और आदमी ऐसे बोले किसी को कि तुम पानी मत पियो, पानीपन पियो, तो ये हास्यास्पद होगा। आदमी पानी ही पीता है। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद एक ही चीज है। इस तरह का उपनिषदी हवाई बातें, दार्शनिक बातें, बेफजूल की बातें। अच्छा, वो इनका कहना ये है कि ब्राह्मणवाद तो जो दलितों में पाया जाता है। हम इस पर बात भी कर चुके कई बार, लेकिन दोबारा से आप थोड़ा सा फालतू की, जैसे कि हम बोलते हैं, अचराकवाद जो है वो तो पसमादाओं में भी है। या वो जो है अपने आप को जो है ऊपर सुप्रिया समझते, किसी शादी नहीं करते, उसी तरीके की बात। हाँ जी, बोलिए। नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं। इसलिए कि ये आप पसमानदा को कैसे पहचानते हैं? तो पसमानदा को हितों से पहचानिए, जिसकी बात इस किताब में भी है, मैं भी कर रहा हूं कि जो पसमानदा के हित की बात करे तो पसमानदा के हित की बात करेगी। इसलिए कभी भी एक पसमानदा आदमी कभी भी ब्राह्मण या सैयद हो ही नहीं सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि उसके लिए उसको प्रिविलेज चाहिए, सोशल कैपिटल चाहिए। तो 5000 साल में जो, या सैयद के केस में जो 2000 साल में वो जो अपने इकट्ठा किया है 1500 साल में, वो है हमारे पास, कितना भी कर ले। इसलिए कितना भी जो वर्चस्व है, क्योंकि वही मंटो ही सिलेबस में पढ़ाया जाता है तो हम मंटो पढ़ते हैं। तो इसको बोल देना कि भाई वो मंटोवादी हो गया और ब्राह्मणवादी, ये महान समझ, इतनी बड़ी मूर्ख बात हो ही नहीं सकती। ये चरम बेवकूफी की बात है, चरम बेवकूफी। इसको कि एक जो पसमानदा आदमी उसी गालिब को ही पढ़ रहा है, उसकी मजबूरी है भाई, उसकी मजबूरी, उसमें उसका कंसेंट नहीं है, एजेंसी नहीं है। बेचारा क्या करे, सिलेबस में है गालिब छोड़ के कुछ पढ़ना है, तो वही बेचारा पढ़ता है, तो उसको तुम उसका ब्राह्मणवाद बोल दोगे? ब्राह्मण को ही हमको पढ़ना पड़ रहा है, जयशंकर प्रसाद और मिसिर और निराला को, तो हम क्या करें? ये हमारी मजबूरी है, हम ब्राह्मणवादी नहीं है जी। इस पे बोला जाता है कि यार अंसारी खाली अंसारी में शादी करते हैं, जो दुनिया में शादी करते हैं, मंसूरी में शादी। तो ये भी तो वही है, सैयदवादी है। तो इसको कैसे देखेंगे आप, कैसे बोलेंगे? ये सैयदवाद के वर्चस्व के कारण अंसारी ऐसा करते हैं। अंसारी ऐसा नहीं करे तो सैयद उसको निकाल देगा, क्योंकि सैयद एक गुरु है, वही पर्सनल लॉ बोर्ड में है। तो ये उसके वर्चस्व के कारण हो रहा है, अपनी इच्छा के कारण नहीं हो रहा है। इससे तो अंसारी को बहुत दिक्कत होता है, बढ़िया लड़कियां नहीं मिलती है। अच्छा, उसको लड़के नहीं मिलते, अगर पढ़ लिख जाए लेकिन मोदी जी जैसा थोड़ा सा, तो उसको लड़की खोजने में दिक्कत हो जाती है, क्या वो पिछड़ा हुआ समाज है। मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि ये जो माइंडसेट है, ये तैयार कहाँ से हो रहा है ना? किसने तय किया कि इस तरीके से होगी? अच्छा, ये कहता तुम मत मानो, इतना आसान होता मत मानो। सारी औरतों से कहो कि यार तुम क्यों पैट्रियार्की को जिंदा रखी हुई हो, मत मानो कि पुरुष तुमसे ऊपर है। तो ये मत मानो वाला जो कंसेप्ट है ना, वो न तो इतिहास समझ पा रहे हैं, न वर्तमान सामाजिकता समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से तैयार होता है माइंडसेट। तो दलितों को बहुत आसान रहता, कहते कि बस एक स्पीच आप देते कि आज से दलित अपने आप को दलित मानना छोड़ दें और बाकी सब सही हो जाएगा। आज से औरतें अपने आपको पुरुषों से कम मानना छोड़ दें, बाकी सब सही हो जाएगा। बाकी जो सही करने की जो प्रक्रिया है, उससे बात ही नहीं हो रही कि कैसे माइंडसेट तैयार होता है, कैसे माइंडसेट बदलता है।
है ना। जी जी इसके बोलिए। पीछे ब्राह्मणवादी विचारधारा है। ब्राह्मणवादी दर्शन भाववादी दर्शन होता है। भाववादी दर्शन विचार को प्रमुख समझता है और भौतिक कंडीशन, ऑब्जेक्टिव कंडीशन को बहुत सेकेंडरी समझता है, जिसके कारण से वो मानता है कि मनुष्य स्वतंत्र है, जो चाहेगा कर लेगा, मतलब इच्छा ही सब कुछ है, मंटो टाइप का कि हम चाह लेंगे तो सब कुछ कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाहने से सब कुछ हो जाएगा। अगर चाह भी लें कि हम वो सब नहीं करें तो हम लोग गुलाम हैं, शासन उसी का है, हमको मजबूरी में करना पड़ता है। एक क्रांति से क्रांतिकारी आदमी को वही चीज मानना पड़ जाता है, पूजा पाठ करना पड़ जाता है घर में, क्योंकि उसी का वर्चस्व है। और सेकंड चीज, ये लोग उत्पीड़न को ही नहीं समझ पाते हैं कि उत्पीड़न का तो बेसिक लक्षण ही यही है कि उत्पीड़न का मतलब होता है लैक ऑफ चॉइसेस, तभी तो उत्पीड़ित है। हमारे पास फ्रीडम होता तो हम अपने आप को अपरेस्टे काहे बोलते, भाई साहब दलिते काहे बोलते। फ्रीडम, लैक ऑफ चॉइस ही तो उत्पीड़ित होना है। तो हमारे पास चॉइस नहीं है, और चॉइस नहीं होने को ही बोल देना कि भाई हम फ्री होके और चुनाव कर रहे हैं अपने मन से, सैयदवाद का ये सबसे बड़ी विक्टिम शेमिंग हो गया कि विक्टिम को ही उसका कारण बता देना। ये आर्टिकल 15 जैसे सवर्ण लोगों के फिल्मों के कारण ऐसा हुआ है, वो दुष्प्रचार करते हैं। अच्छा, मंटो के कारण हुआ है। अच्छा जी, ये सूफी पाकिस्तान से सूफी हुसैन भाई लिख रहे कि पसमादा में कट्टर सैयदवादी होते हैं भाई। फाकिर जय भाई, ये बात है कि वो सैयदवाद उनको रिडीम नहीं करता, कि मतलब वो खुद सैयदवादी, लेकिन सैयदवाद उनको रिडीम नहीं करता, इस लेकिन वो कट्टर सैयदवादी होते हैं। तो वो अभी सूफी भाई हम उसी पे बात कर रहे थे कि अगर कोई है तो कहाँ से, अगर हम ये कहें कि सबसे ज्यादा पैट्रियार्की तो औरतें ही होती हैं, हम देखते भी कि दहेज के लिए सबसे ज्यादा प्रताड़ित कौन करती है, तो सासी कर रही है प्रताड़ित, तो औरत की दुश्मन होती है। कितना सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट है कि औरत की दुश्मन होती है, ठीक है। तो फिर हम इसमें मर्दों को साइडलाइन कर दें कि मर्द तो कसूरवार है ही नहीं भाई, वो औरत ही सबसे ज्यादा जुल्म कर रही है औरत पे। तो पैट्रियार्की जो ये फेमिनिज्म का पूरा जो ढांचा खड़ा है उसको तोड़ के फेंक दें, है ना। यही सिंपल सा तरीका, यही मान ले। हम दिखा भी देंगे कि 50 ऐसे केस दिखा देंगे आज जिसमें अपनी बहू को जला रही है सास मिलके, 50 क्या उससे ज्यादा दिखा देंगे, भारत में ही 1 लाख 1.5 लाख दिखा देंगे आप, ठीक है। तो इससे समझना चाहिए कि उस औरत का जो दिमाग तैयार किया पैट्रियार्की वाला, तो वो कहां से विचार से मनोविज्ञान बनता है, और मनोविज्ञान ही आपकी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ये एक कर्म होता है कि कैसे विचार मनोविज्ञान बना, मनोविज्ञान किस तरीके से आपकी क्रिया को नियंत्रित कर रहा है। तो हम विचार पर टारगेट कर रहे हैं, हम सैयदवाद पे को काउंटर करते तो सबसे ज्यादा क्यों बिलबिलाए थे पसमादा। हम तो सैयदवाद पे काउंटर कर रहे हैं, पसमादों को बिलबिलाने की क्या जरूरत है। जब हम कहते हैं कि जो है अशरफ अली थानी सैयदवादी था, और सैयदवाद के हम कल्चर को नहीं मानते, हम कहते हैं कि पंचपाद को नहीं मान रहे, हम नहीं मान रहे कि नबी की कोई औलाद थी, तो सबसे ज्यादा बिलबिलाने वाले हमको हमारे समाज से निकल के आ जाते हैं। तो ये इसको बात को समझने की जरूरत है। अच्छा, और एक और है, ये खुर्शीद भाई ने लिखा है कि सिवाय 16 से 18% मुसलमान और 1.5% ईसाइयों के अलावा सब हिंदू हैं, वरना बाबा के अनुयायी सबसे ज्यादा चढ़ा रहे होते हैं। वो ये कह रहे हैं कि सभी हिंदू हैं, तो इधर पसमादा में भी सभी हिंदू हैं। पूरा मामला ही हिंदू का है, ठीक है। तो ये अब इसमें वो कह रहे हैं कि बाबा चढ़ा रहे हैं तो इसलिए वो सब हिंदू हैं, मतलब वो ब्राह्मणवाद ही एक तरीके से वो कर रहे हैं। तो हम भी पूरी तरह सैयदवाद को ही कर रहे हैं। जितनी मज़ारें जा रहे हैं सब सैयदों की मज़ारें हैं, पसमादा सबसे ज्यादा उसके ग्राहक पसमादा ही हैं। तो इस पे कुछ बोलेंगे, कुछ इस पे? ये बहुत सरल है, तभी तो ये किताब की चर्चा हो रही है। ये किताब आपके सवालों का जवाब देती है। ये चमचे हैं हिंदुओं के, ये हिंदू नहीं है, हिंदुओं के चमचे, तभी तो चमचा युग इसको कहा गया कि चमचा के फेनोमेनन को आप समझिए। चमचा को ही हिंदू मत समझ लीजिए, ये किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं, ये कठपुतलियां हैं, जिनके इशारों पे ये रंगमंच की कठपुतलियां हैं बाबू मोसाई, और इनको पकड़िए, उसी को आप कठपुतलियों का डोर जिसके हाथ में पहचानिए। कांसी राम जी ने बहुत साफ साफ लिख दिया है कि असली दुश्मन ये चमचे नहीं है, चमचों से लड़ना आसान है, ये तुरंत मर जाते हैं, इनको हराना। वो लास्ट में सोल्यूशन वाला में लिखते हैं कि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, चमचों को मारना आसान है, इनमें कोई दम खम नहीं होता है, क्योंकि इनके पीछे की शक्ति कोई और होता है। तो इन्हीं को आप हिंदू समझ लेंगे, इन्हीं से लड़ने लग जाएंगे तो आपकी सारी एनर्जी बेकार हो जाएगी। ये असली में नहीं है। जो रिप्रोड्यूस करते हैं, जो चमचे को पैदा करते हैं, उसको मारिए।
क्योंकि इसको आप मार देंगे ना तो वो दूसरा चमचा पैदा कर लेगा। जैसे कि एक कठपुतली ओसामा बिन लादेन के रूप में पैदा किया अमेरिका ने, उसको खुद ही मार दिया और दूसरा चमचा पैदा कर दिया। तो चमचों को तो खुद वही मार देंगे, क्योंकि वो जब पुराना पड़ जाता है तो नए चमचा वो पैदा करते हैं। आप देखिएगा कंप्रेडोर दलाल। तो इसलिए चमचों को ही मेन हिंदू समझ, तो ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू के चमचे हैं जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। ये सैयद नहीं है, सैयदों के चमचे हैं, और चमचे को समझ लेना। और जहां तक सूफी भाई का प्रश्न है, ये अपने रिसर्च में उत्तर आधुनिक को बड़ा कोट करते हैं, मिशेल फूको को। तो इनका जवाब हम मिशेल फूको के हवाले से देंगे कि मिशेल फूको का एक कंसेप्ट है एजेंसी, कि इसको एजेंसी नहीं है। तो इनको तो बहुत आसानी से समझ लेना चाहिए कि जिसके पास एजेंसी नहीं है उसको आप सैयदवाद के लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे समझ सकते हैं। तो फूको के विचारधारा का बेसिक समझ भी आपको बता देगा कि दे लैक एजेंसी। व्हेन दे लैक एजेंसी यू कैनॉट होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग दे डू। इवन जो फिक्र है इस्लाम का, उसमें आता है कि कोई बुरा कर्म मुसलमान करता तो उसकी जिम्मेदारी इसलिए उस पर है क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको फ्री विल दिया। तो फ्री विल तो है ही नहीं पसमानदा को, तो उसको सैयदवाद के जिम्मेदार ठहराना बहुत प्रॉब्लमेटिक और गलत है। अच्छा, मैं तो यहाँ पे ये भी बोलता हूँ कि एजेंसी की भी बात नहीं है, स्ट्रक्चर से बड़ी एजेंसी नहीं हुआ करती है। अगर हमारे पास एजेंसी भी है तो हमारे पास अभी हम चाह कर भी पूरा सैयदवाद नहीं पलट पा रहे हैं, या कि इतने बड़े बड़े दलित नेता आए, उन्होंने ब्राह्मणवाद को नहीं खत्म कर पाए। एजेंसी होने के बाद हम मानते कि भाई कि बाबा साहब की एजेंसी थी, लेकिन ब्राह्मणवाद अस्तित्व रखता है कि नहीं रखता है? ठीक है। अच्छा, और एक और बात कर लेते हैं कि ये प्रतीक झा साहब हैं, वो कह रहे हैं कि सर कास्ट बाइनरी में मिडिल कास्ट का क्या रोल रहता है? मिडिल कास्ट के ऊपर बात कर रहे हैं कि एक तो आपने बात कर ली ओबीसी खासतौर से, और जैसे वो एग्जांपल भी दे रहे हैं, जैसे हरियाणा में ब्राह्मण ना तो पॉपुलेशन में ज्यादा है ना तो प्रोस्पेरिटी में ज्यादा है, ठीक है, और वहां पे जाट ज्यादा। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, मैं समझ गया क्या बोलना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कैसे जो है जाट वहां पर जो है डोमिनेट कास्ट है, और उसको कैसे आप फिर देख रहे हैं? क्योंकि ऐसे तो बाउंड्री में आप बात करेंगे तो सिर्फ ब्राह्मण नजर आ रहे हैं, फिर दलित नजर आ रहे हैं, तो ये बीच वाले जहां ज्यादा हैं और जो वहां पे एट्रोसिटी कर रहे हैं वो अपने ज्यादा होने के, जैसे कि जाट जो है वो और जातियों को दबा दे रहे हैं, इस तरीके की बात वो लिख रहे हैं। तो इसको देखिए, और इसको इसी सवाल के साथ खत्म कर देंगे क्योंकि 1 घंटा 10 मिनट हो गया है। जी बोलिए। तो ये सारे इस तरह के सवाल, इस तरह की विचारधाराएं, ये जो लड़ाई है ब्राह्मणवाद के खिलाफ, उसको डाइल्यूट करने के लिए यूज किया जाता है। ये बड़ा सातिराना और ब्राह्मणों का बहुत ही साजिश भरा सवाल और विचारधारा है। ये तमाम फिल्मों में देखिएगा, दो इनका मतलब उसको मोटिव जिसको बोलते हैं कि बहुत ही घिसा पिटा मोटिव इनका क्या है। एक ये है कि दलित भी आपस में अनेक उपजातियों में बटे हुए हैं। दूसरा कि ये बाइनरी नहीं है, ये सब वो नहीं है। देखिए मजदूरों में भी कई वर्ग होते हैं, हर मजदूर एक ही समान नहीं है, किसी को ज्यादा पैसा मिलता है, कोई फिर भी मजदूर एक क्लास है। एक इसेंशियलिज्म करके कोई चीज होता है, मतलब इसी बकरी अलग है, काली है गोरी, लेकिन दोनों को बकरी बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ इसेंशियल होता है। नहीं तो एक बकरी जोड़ के 2 बकरी नहीं होता। तो एक बेसिक समझ भी एब्स्ट्रैक्शन का जिसको नहीं है, इस तरह के फालतू सवाल इसीलिए पैदा होते हैं कि आपको एब्स्ट्रैक्शन, जनरलाइजेशन, दर्शन वगैरह का बेसिक समझ होना चाहिए कि भाई हम भी आदमी हैं, आप भी आदमी ले लें, जबकि इतने अलग हैं। वो लंबा है, मैं मछले खोदता हूं। तो एक बेसिक इसेंशियलिज्म इसको बोलते हैं। तो इसेंस के कारण, और ये जो जहां तक मध्यम जातियों का सवाल है, मध्यम जाति करके कोई जाति नहीं है। और डोमिनेंट कास्ट भी ये दलितों का आर्टिकुलेशन नहीं है, ये डोमिनेंट कास्ट शब्द का यूज उसी जिस मक्कार श्रीनिवास का, बहुत अच्छा, बहुत खुश हुआ कि कोई हमारे बीच में पढ़ता है लेलिन। अरे यार लेलिन, हमको खुश कर दिया आप, मतलब बहुत ही आपको सलाम अलैकुम है मेरी तरफ से इस बात के लिए कि पढ़ना चाहिए। इसलिए तब आप पहचान पे जाएंगे कि सारे तत्व। इसलिए प्रतीक झा अपने सवाल नहीं पूछ रहे हैं, इनके मुंह में श्रीनिवास बैठा हुआ है और वही उसी पर्सपेक्टिव से ये पूछ रहे हैं। तो ये श्रीनिवास के पर्सपेक्टिव से अलग है, कांसीराम के पर्सपेक्टिव को अपनाएं तो ये समझ पाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। लड़ाई ब्राह्मण वर्सेस गैर ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण के साथ कुछ एलाइड जातियां हैं, उसकी सहयोगी जातियां हैं, जिसको मैं ब्राह्मणोइड बोलता हूं। तो वो जाट वगैरह वैसी जातियां हैं, और ये बफर चमचे का काम यही करती हैं, एजेंट का काम करती हैं बफर के बीच में, कि दलितों का क्रोध डायरेक्ट ब्राह्मण के प्रति नहीं हो कि जाट के प्रति हो जाए। जी सर, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी वो लिख ही देंगे
लिख रहे हैं क्या सर आप हरियाणा में? अच्छा ये मिर्चपुरा है, अच्छा ये लिख रहे हैं, देखिए इनका कहना है, मैं एक बार और क्लियर कर दे रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि वहां पे जाट ब्राह्मण को भी पीट देते हैं, मतलब कई ऐसी जगह है जहाँ पे, तो आप वहां पे कैसे देखेंगे ब्राह्मणवाद? तो ये इनका कहना, मैं एकदम सिंप्लीफाई कर दिया बात को, कि जहां पर दूसरी जातियां या मिडिल जातियां वहां के ब्राह्मणों को भी पीट रही हैं, यादव कहीं पे ब्राह्मण को पीट रहे हैं या कोई पे राजपूत, अरे तो दलित कैसे ब्राह्मण ब्राह्मण, दलित तो ही मेरे कैसे आंख इसको के कैसे सामने। देखे, तो कैसे इसको देखा जाए? तो वो पूछ रहे हैं। ये तर्क भी बहुत घिसा पिटा है। इस तर्क को रिवर्स कास्टिज्म बोलते हैं, रिवर्स रेसिज्म बोलते हैं, कि रिवर्स कास्टिज्म हो जा रहा है। और इसका जन्मदाता एक ब्राह्मण था, बीएस नौपाल लेखक, उसने ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास करके नोवेल लिखा। उस नोवेल में इस तरह दिखाया कि एक दलित टीचर अपने ब्राह्मण स्टूडेंट को बहुत पीटता है। तो ऐसे स्ट्रे इंसिडेंट का एग्जाम्पल कहीं कहीं औरतें पीट देती हैं। वहां एक ऐसा कांड हुआ कि बहुत ब्रूटल हत्या कर दिया अपने पति का एक औरत का, अमेरिका में। मैं उसका वीडियो दे सकता हूं। तो इससे क्या ये साबित हो गया कि पेट्रियार्की खत्म हो गया और मैट्रियार्की शुरू हो गया? तो स्ट्रे इंसिडेंट, इस तरह के छुटपुट उदाहरणों को देकर आप ये रिवर्स कास्टिज्म साबित करना मूर्खतापूर्ण है। कोई आदमी अगर अपनी माँ को प्यार करता है तो इससे ये नहीं साबित होता है कि वो नारी विरोधी मिसोगाइनिस्ट नहीं है। हिटलर का भी जो प्रिय व्यक्ति था एक डॉक्टर यहूदी था, इससे ये नहीं साबित होता कि हिटलर एंटी यहूदी नहीं है। ये समाज विज्ञान, जैसा कि पियरे बोर्डू बोलता है, औसत से चलता है, इस तरह के स्ट्रेटिज्म से नहीं चलता है। इसलिए इसेंस, फिर से मैं इसेंस की बात करूंगा कि इसेंशियली कौन किसको सता रहा है देखना चाहिए, तो तीन पिटाई से नहीं देखना चाहिए कि उसको पीट दिया। तो इसेंस में ब्राह्मण ही सताता है। और इसेंस क्या है कि सोशल कैपिटल, तो क्या सोशल कैपिटल है? एक दो बार ब्राह्मण को पीटने से कुछ नहीं जाता है। जो प्रिविलेज है क्या उसके पास, दलित के पास, ये देखा जाएगा। उसके पास सोशल कैपिटल है, कैपिटल नहीं है तो दो बार पीट ले, तीन बार, इससे कोई साबित नहीं होता। ठीक ठीक ठीक, प्रतीक जी हमने जवाब दे दिया है, संतुष्ट होना ना होना वो आपके ऊपर है। देखिए आपने कहा, आपने बोला कि ब्राह्मणों को नहीं, मैं उसको सिंपल, आपकी इस बात को सिंप्लीफाई कर दिया था। मैंने ये नहीं कहा था कि आप यही पूछ रहे हैं। अच्छा, अंत में मैं 5 सिद्धांत जो है काशीराम के, उसको बात को रख के खत्म करूं। और मुझे लगता है कि हर पसमानदा को इनके सिद्धांत को समझना चाहिए। वो पहला सिद्धांत देते हैं कि आप अगर समाज को बदलना चाहते हैं तो आपको समाज को समझना होगा, मतलब कि समाज को बिना समझे समाज को नहीं बदल सकते। दूसरा सिद्धांत वो देते हैं कि जैसे लोग होते हैं वैसे ही उनके लीडर होते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि एक बार तो आपने गलती से चुन लिए, तो दूसरी बार भी अगर मुख्तार अंसारी चुने जा रहे हैं या कोई और नेता चुना जा रहा है जिसको आप, जो आपके लिए काम नहीं कर रहा, तो ये अब गलती समाज की है, उस नेता की नहीं बच गई। तीसरा कि जिन समाजों की गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर होती है उनकी राजनीति कभी कामयाब नहीं होती। तो इस पे बड़ा ध्यान देने की जरूरत है पसमानदा आंदोलन को, कि हमारी गैर राजनीतिक जड़ें बहुत ही कमजोर है और उस पे ज्यादा, और सबकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हमारी इतनी है कि मत पूछो कि हम कल ही हमको सीएम चाहिए। ठीक है। चौथा है कि सत्ता संघर्ष का प्रतिफल होता है। मतलब जो सत्ता है वो बिना संघर्षों से नहीं हासिल होती। तो आप बिना संघर्ष किए सत्ता का मोल लिए हैं तो कुछ उससे फायदा नहीं होने वाला है। अब 5वां और आखिरी सिद्धांत है, जो लोग विरोध करते हैं, मतलब कि जो, जैसे कि हम लोग हैं, कार्यकर्ता है, तो हमें एक विकल्प देना पड़ेगा कि अगर हम आएंगे तो सत्ता पक्ष से या जिसके हम खिलाफ हैं उसके विरोध में हम क्या दे रहे हैं अपने समाज को, तो विकल्प बना के रखना है। ठीक है, ये उनके 5 सिद्धांत है, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, तो इसको मैंने ये बोल दिया। और हम लगातार ये बना रहे हैं, और हमारे पिछले वीडियो आप यूट्यूब पर इसी नाम से, पसमानदा डेमोक्रेसी के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमारा चैनल है, वहां पर आपको पुरानी जो वीडियो हमारी है, जो हफ्ते की किताब के नाम से, उसमें चमचा युक्त हो, आज हो गई गुलामगिरी थी, फिर जो है इसके बाद हमने ये थी जाति का विनाश थी, और भी इसके अलावा भी कई किताबें हैं, वो सारी किताबें उसपे मिल जाएगी, उसपे भी हमारी चर्चा मिल जाएगी। अच्छा, एक फकीर भाई, मैं सोच रहा था अरुंधति राय की किताब पर भी बात कर लिया जाए एक दिन। हाँ, बिल्कुल, है ना? एक था गांधी, एक था संत, तो क्योंकि क्यों दिक्कत थी किताब से या क्या? इन सारी किताबों पे चर्चा करने के बाद अब ये किताब समझ में आ जाएगी लोगों को। और जिस तरह एंगल्स ने एक ड्यूरिंग नामक का आदमी फैलाने का कोशिश कर रहा था, तो एंटी ड्यूरिंग करके किताब लिखी, तो एंटी अरुंधति राय करके एक चर्चा करना जरूरी। जी
अब एंटी या जो भी हो, उनका पक्ष रख के ही उनकी बात की जाएगी। नहीं नहीं, जो उनका एंटी पक्ष था। एंटी एंटी शब्द जो है दुश्मन के अर्थों में नहीं प्रयोग कर रहा है मैं। हीगेल ने बोला थेसिस एंटीथेसिस मिलकर सिंथेसिस बनता है। एंटीथेसिस भी सिंथेसिस का अंग होता है डेवलपमेंट का। एंटीथेसिस को मैं बुराई के रूप में नहीं, एनिमी एंटागोनिस्टिक अर्थ में नहीं प्रयोग कर रहा, हीगेलियन अर्थ में प्रयोग कर रहा हूं। थेसिस एंटीथेसिस और दोनों मिलकर सिंथेसिस, और इस तरह विचारों का विकास होता है। तो मेरा ये था, इसको दुश्मनी के रूप में न ले। जी अच्छा अच्छा, मैं जो साथी इस किताब के डिबेट नहीं जानते, एक दिलीप सिंह मंडल और अनुति राय की बड़ी अच्छी डिबेट है, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। तो कैसे उन दोनों की डिबेट, वो मैं चाहता हूँ जो देख रहे हैं वो उसको देख ले। तो ठीक है फकीर भाई, बहुत अच्छी रही आज की चर्चा। फिर अगली किताब ये इसी किताब पे कर लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अंत में एक बात मैं बोलना चाहूंगा 10 सेकंड के लिए, कि हम सबको जो भी पसमानदा है, दलित हैं, गांधी जी से सीखने की जरूरत है। कि गांधी जी जिस तरह स्वर्ण हितों की रक्षा के लिए हिंदू मुस्लिम स्वर्ण को एक कर गए, समझौता कर लिया राउंड टेबल में, जो मुस्लिम वहां खान साहब गए थे कि हम लोग एक हैं, और सवर्ण एक हो गए, और वो मरने तक के लिए तैयार हो गया मरण अनशन पे। तो उसी तरह गांधी जी से सीखते हुए जिस दिन हम लोग भी मरने के लिए तैयार हो जाएंगे तो हमारा सपना ख्वाब पूरा हो जाएगा। जी, गांधी जी हमारे आदर्श होने चाहिए। हाँ, गांधी जी से सीखना चाहिए। बाकी एक मास नेता के रूप में तो भगत सिंह भी उनसे ईर्ष्या करते थे कि वो कैसे इतने बड़े मास नेता बन गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है फकीर भाई, चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय पसमानदा। जय पसमानदा।